अरे भाई, मुंह पोछने वाला टिश्यू नहीं, सिस्टम। भैया, इस सेल को डिस्कवर किसने किया, इसे खोजा किस? एंटन भाई ने भाई तहलका मचा दिया। एक दिन रॉबर्ट हुक का दिमाग बहुत गर्म था। बार्क समझते हो ना, वो डोगेश भाई वाला बार्क नहीं, भाव भाव नहीं। मच्छरदानी लग रहा है, मच्छर रोकने वाला है क्या? कहा ओमने सेल्यूला ई सेल्यूला, ये कुछ। तो हेलो हाय नमस्ते, क्या हाल चाल, कैसे हो भाई लोग? सभी को महादेव। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9th बायोलॉजी का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, या फिर मुझे कहना चाहिए कि पूरे बायोलॉजी का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, जिसका नाम है द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। अच्छा, ये फंडामेंटल यूनिट क्या होता है सर? चलो अब एक एक करके हम पहले इस नाम को, इस चैप्टर के नाम को ब्रेक करते हैं, देन हम चैप्टर में आगे की बातें करेंगे। फंडामेंटल कहने का हमारा मतलब होता है समथिंग विच इज बेसिक, जो बहुत ही बेसिक सी बात है, जो कि सब में प्रेजेंट होती है, उसे हम फंडामेंटल कहते हैं। ओके, तो फिर यूनिट का क्या मतलब होता है? यूनिट बहुत ही कॉमन सा चीज है। यूनिट मींस इकाई। यूनिट से जोड़ जोड़कर हम चीजों को बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें कोई बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करना हो तो उसके लिए जो यूनिट हम चूज करते हैं वो होता है एक ब्रिक। एक ब्रिक को आप जोड़ते जाते हो, उसे कंबाइन करते जाते हो, जिससे पूरा का पूरा एक बिल्डिंग बन जाता है। तो यूनिट मींस इकाई, जिसे जोड़कर पूरा का पूरा एक स्ट्रक्चर तैयार किया जाता है। तो हम एक बेसिक यूनिट की बात कर रहे हैं। बेसिक यूनिट, फंडामेंटल यूनिट मींस अ बेसिक यूनिट। और किस चीज की बेसिक यूनिट? हम यहां बात कर रहे हैं बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। यस, हम इस लाइफ के बेसिक यूनिट की बात कर रहे हैं। लाइफ मींस जीवन। हम सभी के अंदर लाइफ है, इतना तो मानते हो ना? अच्छा, हमारे अलावा और किन किन चीजों में लाइफ है? हम अपने अगल बगल देख सकते हैं कि एनिमल्स के अंदर लाइफ है, बर्ड्स के अंदर लाइफ है, एक्वाटिक एनिमल्स होते हैं, ठीक है, फिशेस वगैरह। इसके अलावा प्लांट्स के अंदर, ट्रीज के अंदर, इन सभी चीजों के अंदर हम मानते हैं कि लाइफ है। तो इस लाइफ का, इस पूरे जीवन का जो सबसे बेसिक यूनिट है, उसके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। तो सोच कर देखो हमारा आज का चैप्टर कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना? अच्छा, ये जो लाइफ वर्ड है, लाइफ जब भी हम सोचते हैं तो लाइफ मींस हमारा मतलब होता है लिविंग ऑर्गेनिजम्स। लाइफ का मतलब क्या है? लिविंग ऑर्गेनिजम्स। भाई, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर ही तो लाइफ है। सो लाइफ मींस लिविंग ऑर्गेनिजम्स। और लिविंग ऑर्गेनिजम्स की जब हम बात करते हैं, तुम्हारे माइंड में ऑब्वियसली पिक्चर्स बनने लगता है, एनिमल के, ट्रीज के, बर्ड्स के, प्लांट्स के, यस, हम ह्यूमंस के भी, इन सभी का पिक्चर जो है हमारे माइंड में आ जाता है, एनिमल्स, प्लांट्स। बट क्लास 8 तक की बायोलॉजी के अंदर मैं इतना मानकर चलता हूं कि तुमने अभी तक ये समझ लिया होगा कि केवल एनिमल्स, प्लांट्स, बर्ड्स, इन्हें ही हम लिविंग नहीं कहते हैं। इनके अलावा भी कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स हमारे अगल बगल होते हैं जिन्हें हम देख तो नहीं पाते, बट उन्हें हम लिविंग कंसिडर करते हैं। कंसिडर क्या करते हैं? वो भी लिविंग होते ही हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक बहुत ही कॉमन सा एग्जाम्पल है बैक्टीरिया। बैक्टीरिया भी लिविंग तो होता ही है, बट क्या हम बैक्टीरिया को अपने अगल बगल देख पाते हैं? एग्जिस्ट जरूर करता है, हमारे आसपास बैक्टीरिया होता है, बट उसे हम अपनी खुली आंखों से देख नहीं पाते हैं। बट ये ऐसे कुछ ऑर्गेनिजम्स हैं जो हमारे अगल बगल एग्जिस्ट करते हैं, उन्हें हम देख नहीं पा रहे हैं, बट उन्हें भी हम लिविंग मानते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एल्गे, बैक्टीरिया, ईस्ट, अमीबा। इनमें से कुछ नाम आपने पहले जरूर सुन रखा होगा 7-8 क्लासेस के अंदर। अगर ये नहीं सुना तो आपने स्पाइरोगेरा, ब्रेड मोल्ड, पैरामीशियम, इनमें से कोई ना कोई नाम तो जरूर सुन रखा होगा। यानी कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स केवल ये बड़े बड़े वाले एनिमल्स या प्लांट्स ही नहीं होते। लिविंग ऑर्गेनिजम्स बहुत छोटे भी हो सकते हैं, जिन्हें हम माइक्रोस्कोपिक कहते हैं, यानी कि उन्हें माइक्रोस्कोप की हेल्प से ही देखा जा सकता है। उनका साइज बहुत ज्यादा छोटा होता है। अच्छा, अब एक कमाल की बात क्या है कि एक साइड तुम अगर कंसिडर करो तो हमारे पास बहुत बड़े बड़े लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं। फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल हम लेकर चलते हैं। एनिमल को जरा इमेजिन करो। अब बड़ा सा एनिमल है, मोटा तगड़ा, वॉल्यूम ज्यादा, मास ज्यादा, बहुत बड़ा सा एनिमल। या फिर जिराफ को अगर सोच कर देखो, जिराफ की कितनी ज्यादा हाइट होती है। इसके कंपैरिजन में अगर हम किसी बैक्टीरिया को इमेजिन करें, एक बैक्टीरिया, तो भाई एक बैक्टीरिया दिख भी नहीं रहा है, हम उसे आंखों से देख भी नहीं सकते हैं। और जिराफ को देखो कितना बड़ा, एलिफेंट को देखो कितना बड़ा। लेकिन ये सभी के सभी हैं तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स ही। इन सभी के अंदर क्या है? लाइफ है। ये तो कॉमन सी बात है, ये हम सभी को पता है। तो इतना बड़ा डिफरेंस होने के बाद भी एनिमल्स और ये जो छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स हैं, जिन्हें हम माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स कहते हैं, इनके बीच इतना बड़ा डिफरेंस होने के बाद भी इनके अंदर एक बहुत ही कॉमन सी बात होती है। एक बात कॉमन है जो कि इन सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर है। और वो बात क्या है? अब हम उसी को डिस्कस करने वाले हैं। मैं यहां लिखता हूं, वन थिंग विच इज कॉमन इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। वन कॉमन थिंग इन
ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। सोचो भाई, जल्दी सोचो, जब तक मैं इसका आंसर लिखता हूं सोच के बताओ। क्या वो कॉमन सी बात है जो कि सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर होती है? वो कॉमन फैक्टर क्या है? अब मैं आंसर लिखता हूं। दे ऑल आर मेड अप ऑफ। अभी भी टाइम है, जल्दी सोचो। वो कॉमन फैक्टर क्या है जो कि सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर होता है? अब मैं उसका नाम लिखने वाला हूं। दे ऑल आर मेड अप ऑफ। अगर तुमने आंसर सोच लिया और अगर तुम्हारा आंसर था सेल, देन यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट। यस, ये एक कॉमन बात है जो कि सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर है। वो कॉमन बात ये है, दे ऑल आर मेड अप ऑफ सेल्स। सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स, अभी हमने जिन सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बात की, वो फिर चाहे बड़े से एनिमल्स हो, एलिफेंट हो, जिराफ हो, या एक छोटा सा बैक्टीरिया हो, एक छोटा सा एल्गी हो, पैरामीशियम हो, ब्रेड मोल्ड, अमीबा, कुछ भी, या फिर वो एक माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म हो, या तो वो एक बड़ा सा एनिमल हो जाए, इन सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर एक कॉमन बात ये होती है कि ये सभी के सभी बने होते हैं एक यूनिट से, और उस यूनिट का नाम है सेल। तो सेल ही वो यूनिट है जिसे हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ने वाले हैं। यानी कि तुम सोच कर देखो, हम उस चीज को समझने वाले हैं आज जिससे हमारा पूरा बॉडी बना है। इवन हमारा ही नहीं, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हमारे अगल बगल हैं, हम प्लांट्स को देखते हैं, ट्रीज को देखते हैं, किसी एनिमल को देख रहे हैं, फिशेस को देख रहे हैं, बर्ड्स को देख रहे हैं, वेरियस काइंड्स ऑफ लाइफ हमारे आसपास एग्जिस्ट करता है। और ये सारी लाइफ एक ही चीज से मिलकर बना है, एक यूनिट से मिलकर बना है, और उस यूनिट के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। तो सोच कर देखो ये चैप्टर कितना ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। ठीक है, तो अब तक तुमने समझ लिया कि हमारा ये जो पूरा चैप्टर होगा वो सेल के अबाउट होने वाला है। तो आओ अब हम डिस्कस कर लेते हैं कि हम यहां पर कौन कौन से टॉपिक्स कवर करेंगे। देखो, तो सबसे पहले हमारा इंट्रोडक्शन होगा सेल का। हम सेल को डिफाइन करके देखेंगे कि सेल का डेफिनेशन क्या होना चाहिए साइंटिफिक वे में। इसके बाद हम सेल के डिस्कवरी की बात करेंगे कि सेल को किसने डिस्कवर किया और ये सारी बातें। अच्छा, अब जरा सोच कर देखो कि जब कुछ नया डिस्कवर हो जाता है, कुछ नया आ जाता है हमारे पास, तुमने कभी नया मोबाइल फोन परचेज किया होगा, तो फिर तुम उसके बाद क्या करते हो? एक नया फोन तुम्हारे हाथ में आ जाता है, उसके बाद तुम उसे दिन भर चला चला कर ये सारी चीजें उसके अंदर सारे सेटिंग्स चेक कर डालते हो। ठीक इसी तरीके से सेल के साथ भी हुआ। एक बार जब इंसानों ने सेल को डिस्कवर कर लिया, उसके बाद उनकी क्यूरियोसिटी और हाई हो गई। वो उसके आसपास, उसके अंदर और क्या क्या चीजें हैं, ये सारी चीजें भी उसके अंदर डिस्कवर की जाने लगी। तो अगला टॉपिक हमारा होगा डिस्कवरीज रिलेटेड टू सेल। सेल तो ढूंढ लिया गया, अब भाई लोगों की क्यूरियोसिटी हाई हो रही थी कि अब सेल के अंदर क्या है, इसे तोड़ कर देखा जाए, खोल कर देखा जाए। तो डिस्कवरीज रिलेटेड टू सेल हम समझेंगे। इसके बाद हम सेल थ्योरी को डिस्कस करेंगे। सेल थ्योरी, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है अबाउट द सेल, तो उसे भी हम कवर कर लेंगे। और लास्टली हम कवर करेंगे डिफरेंसेस इन द सेल नंबर, शेप एंड साइज। जिसका ये मतलब है कि ये जो सेल्स भी होते हैं ना, ये सेल भी अलग अलग नंबर्स में एग्जिस्ट करते हैं, अलग अलग शेप्स में एग्जिस्ट करते हैं, या फिर इनके साइजेस भी डिफरेंट हो सकते हैं। तो ये सारी बातें आज हम डिस्कस करने वाले हैं। लेक्चर बहुत ही मजेदार होने वाला है। चलो हम पहले टॉपिक से स्टार्ट करते हैं, इंट्रोडक्शन टू द सेल। ओके, तो यहां हमारे सामने सबसे पहले है सेल का डेफिनेशन। तो भाई ठीक है, एक वन लाइनर डेफिनेशन है, इंग्लिश में कुछ लिखा हुआ है, बट ऐसे हम सिर्फ डेफिनेशन नहीं पढ़ेंगे, हम डेफिनेशन के एक एक वर्ड को यहां पर समझेंगे, जिससे ये बायोलॉजी वाला चैप्टर जो है हमारे लिए बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा। ठीक है, और डेफिनेशन को रीड करते हैं पहले। सेल, इट इज द फंडामेंटल। अच्छा, फंडामेंटल का मतलब मैंने तुम्हें बताया था, फंडामेंटल मीन्स विच इज बेसिक, जो कि सभी के साथ है, सबसे कॉमन सी बात। इट इज द फंडामेंटल स्ट्रक्चरल। अगला वर्ड है स्ट्रक्चरल। स्ट्रक्चरल का मतलब होता है कि ये जो हमारा पूरा स्ट्रक्चर है, ह्यूमन बॉडी एक स्ट्रक्चर है, या प्लांट बॉडी भी एक स्ट्रक्चर है, एनिमल बॉडी, ये सभी के सभी स्ट्रक्चर्स हैं। ये पूरा जो स्ट्रक्चर है ये पूरा बना होता है सेल से ही, इसीलिए हम इसे स्ट्रक्चरल यूनिट कहते हैं। ठीक है, स्ट्रक्चरल यूनिट मींस, मैं यहां लिख देता हूं, दैट सेल इज द बिल्डिंग ब्लॉक, बिल्डिंग ब्लॉक of all living organism। ठीक है,
बिल्डिंग ब्लॉक मींस जिससे वो पूरा का पूरा बिल्ड हुआ है, जिससे वो पूरा का पूरा बनकर तैयार हुआ है, वो पूरा स्ट्रक्चर बना है, इसीलिए हम सेल को बिल्डिंग ब्लॉक भी कहते हैं, स्ट्रक्चरल यूनिट भी कहते हैं। अच्छा सर, तो फिर ये फंक्शनल यूनिट का क्या मतलब है? अब देखो, कोई भी बॉडी हो, प्लांट बॉडी, एनिमल बॉडी, इनके अंदर हो रहे होते हैं कई सारे फंक्शंस। ये खाना खाते हैं, ये डाइजेशन करते हैं, ये रेस्पिरेशन करते हैं, ये एक्सक्रीशन करते हैं, वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकालते हैं, इनके अंदर ट्रांसपोर्टेशन हो रहा होता है, फूड मिनरल्स ये सारी बॉडी के अंदर दौड़ रही होती ना। तो कई सारे फंक्शंस हो रहे होते हैं प्लांट बॉडी या ह्यूमन बॉडी के अंदर। तो इन फंक्शंस को भी कैरी आउट करवाने का जो सबसे फंडामेंटल बेसिक यूनिट पर बैठा हुआ है, वो भी सेल ही है। यानी कि सेल के कारण ही ये सारे फंक्शंस या फिर ये जो पूरा स्ट्रक्चर है वो बन रहा होता है, इसलिए इसे हम फंक्शनल यूनिट भी कहते हैं। फंक्शनल हियर मींस वेरियस काइंड ऑफ फंक्शंस सच एज न्यूट्रिशन, यानी कि बॉडी के अंदर न्यूट्रिएंट्स लेना, खाना खाना सिंपल शब्दों में। रेस्पिरेशन, फूड का जब ब्रेक डाउन होता है उससे एनर्जी रिलीज होती है हमारी बॉडी में, सो दैट इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। एक्सक्रीशन हो रहा होता है हमारी बॉडी के अंदर, यानी कि वेस्ट प्रोडक्ट्स बाहर निकलते हैं। इसके अलावा ट्रांसपोर्टेशन है, कई सारे फंक्शंस है, ठीक है। ग्रोथ भी मान लो, हमारा बॉडी ग्रो भी तो करता है विथ टाइम, सो ग्रोथ इज ऑल्सो एन इंपॉर्टेंट फंक्शन, ठीक है। तो कई सारे फंक्शंस है, सारे फंक्शंस हम यहां थोड़ा ना डिस्कस करेंगे। इसके लिए तो हमारे पास एक अलग से चैप्टर बना है, लाइफ प्रोसेसेस, जिसे आप क्लास 10th के अंदर जाकर पढ़ते हो। वहां पर आप कई सारे फंक्शंस को जाकर बेटर तरीके से समझोगे। फिलहाल आपने इतना तो समझ ही लिया, ये जो फंक्शनल यूनिट है सेल, इसे हम फंक्शनल यूनिट क्यों कहते हैं? बिकॉज सेल के कारण ही हमारे बॉडी के अंदर जितने भी टाइप्स के फंक्शंस है वो परफॉर्म हो रहे होते हैं। इसे हम स्ट्रक्चरल यूनिट क्यों कहते हैं? बिकॉज हमारा जो ये जो ह्यूमन बॉडी का स्ट्रक्चर है या जो प्लांट बॉडी का स्ट्रक्चर है वो भी सेल के कारण ही बना है, इसलिए इसे हम स्ट्रक्चरल यूनिट भी कहते हैं। तो अब डेफिनेशन को जरा रीड करके देखो। इट इज द फंडामेंटल यानी कि बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। तो अब शायद ये डेफिनेशन तुम और बेटर तरीके से समझ पा रहे हो, बिकॉज अब एक एक वर्ड का मीनिंग हमने यहां पर निचोड़ कर निकाल दिया है। तो इस तरीके से हम पूरे बायोलॉजी को पढ़ने वाले हैं, ठीक है। और ये तुम्हारे सामने एक सेल का फिगर है, आगे तो हम बहुत सारे फिगर्स देखने वाले हैं, बट फिलहाल तुम इस फिगर को देख लो। ये रहा हमारा एक सिंगल सेल, देख पा रहे हो? और सेल के बीच में अगर तुम नोटिस करो तो यहां तुम्हें कुछ दिखाई देगा, ठीक है। ये देखो बीचों बीच, और ये सेल की रही बाउंड्री। अब ये सब क्या है, इनके क्या क्या नेम्स होते हैं, इनके क्या क्या फंक्शंस होते हैं, सारी चीजों को हम बहुत ही डिटेल के अंदर चैप्टर में पढ़ेंगे। फिलहाल ये एक इंट्रोडक्शन था सेल का, आगे हम इसके बारे में बहुत सी बातें करेंगे। ओके, अब हम जरा स्ट्रक्चरल वाले पार्ट को थोड़ा और बेटर तरीके से समझते हैं। अभी हमने कहा था सेल इज द स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ। अब इस स्ट्रक्चरल यूनिट को थोड़ा और बेटर तरीके से हम यहां पर समझते हैं। देखो, इसके लिए पहले मैं एक एग्जांपल यूज करता हूं तो तुम इस एनालॉजी को अच्छे से समझना। ये तो भाई समझते होगे, ये क्या है? दिस इज अ ब्रिक, ईंट भाई, ईंट। ईंट तो जानता होगा ना, ईंटा, ठीक है। और ब्रिक से क्या बनता है? ब्रिक से वॉल बनता है। ब्रिक्स को जब कंबाइन करते हैं, बीच में मसाला लगाया जाता है ना, सीमेंट, ये सारी चीजें, तो ब्रिक्स को जोड़ जोड़ कर हम बना लेते हैं वॉल। तो ये है एक वॉल, दीवाल, ठीक है। और कई सारे वॉल्स को जब एक साथ लगा दिया जाता है तो वो कहलाता है एक रूम। यानी कि वॉल्स को जब हम जोड़ते हैं तो वॉल्स के जोड़ने से हमें मिल जाता है रूम। पहले हमारे पास सिंगल ब्रिक था, ईंटा था, कई सारे ब्रिक्स को एक साथ हम जोड़ते हैं तो हमें वॉल मिल जाता है, और मल्टीपल वॉल्स जब एक साथ आ जाते हैं तो उसे हम रूम का नाम देते हैं। और ऐसे ही कई सारे रूम्स जब हम एक साथ कंस्ट्रक्ट करवा देते हैं तो हमें देखने को मिलता है एक फ्लोर। बिल्डिंग का पूरा एक फ्लोर रेडी हो जाता है, उसके अंदर कई सारे रूम्स हो सकते हैं, ठीक है। और ये सारे फ्लोर्स जब मल्टीपल फ्लोर्स कंबाइन हो जाएंगे तो हमें मिल जाएगा पूरा स्ट्रक्चर, जिसे हम बिल्डिंग कह दें, हाउस कह दें, फ्लैट कह दें, ठीक है। इसके अलग अलग नामों से बुलाया जाता है, मैं सिंपली यहां पर हाउस लिख देता हूं। सो लास्टली हमें एक हाउस देखने को मिला, ठीक है। बट ये हाउस बना कैसे? तो स्टार्टिंग में हमारे पास ब्रिक था, ब्रिक को हमने जोड़ा, हमें वॉल मिला, वॉल्स के कॉम्बिनेशन से हमें रूम मिला, कई सारे रूम्स बन गए तो हमने उसे फ्लोर का नाम दे दिया, और ये मल्टीपल फ्लोर्स जब कंबाइन हुए तो उसे हमने बिल्डिंग या फिर हाउस का नाम दिया। अब इसी सेम एनालॉजी को हम यूज करने वाले हैं सेल को समझने के लिए। देखो कैसे, देखो यहां स्टार्टिंग में हमारे पास है एक सिंगल सा सेल, ठीक है। जिस तरीके से हमारे पास एक सिंगल ब्रिक था स्टार्टिंग में, यहां हमारे पास एक सिंगल सेल। अब हम इन सेल्स को कंबाइन करेंगे, जिस तरीके से हमने वहां पर ब्रिक्स को कंबाइन किया था, अब हम सेल्स को कंबाइन करेंगे। तो ये मल्टीपल सेल्स जब कंबाइन होते हैं तो ये फॉर्म कर लेते हैं एक टिश्यू।
अरे भाई, मुंह पोछने वाला टिश्यू नहीं, ये टिश्यू पेपर की हम बात नहीं कर रहे हैं। टिश्यू हेयर मींस, बायोलॉजी के अंदर टिश्यू का मतलब है ग्रुप ऑफ सेल्स, ठीक है। ये सिमिलर काइंड ऑफ सेल्स होते हैं जो कि एक ही फंक्शन को परफॉर्म करते हैं। आगे हम डेफिनेशन वगैरह की बातें कर लेंगे, फिलहाल तुम समझो टिश्यू मींस कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। कई सारे सेल्स एक साथ कंबाइन होते हैं तो उस कॉम्बिनेशन को हम टिश्यू का नाम देते हैं। अच्छा, अब ये वेरियस काइंड ऑफ टिश्यूज, अलग अलग टाइप के सेल्स कंबाइन हुए होंगे तो अलग अलग काइंड का टिश्यूज बना होगा। तो ये टिश्यूज जब जुड़ेंगे ना, ये टिश्यूज आपस में कंबाइन होंगे तो हमें देखने को मिलेगा एक ऑर्गन। सर ये ऑर्गन क्या होता है? अरे भाई, ऑर्गन हमारे बॉडीज के अंदर कई सारे ऑर्गन्स है। सोच कर देखो, ब्रेन एक ऑर्गन है, किडनी ऑर्गन है, लिवर ऑर्गन है, स्टमक एक ऑर्गन है, तो ये सारे ऑर्गन्स ही तो हैं। तो ये ऑर्गन्स बने कैसे, ये इंपॉर्टेंट है। ये ऑर्गन्स बने फ्रॉम द कॉम्बिनेशन ऑफ टिश्यूज, अलग अलग टाइप के टिश्यूज कंबाइन होते हैं जिससे बनता है ऑर्गन। चलो मैं यहां पर कुछ ऑर्गन्स के नाम लिख देता हूं। ब्रेन एक ऑर्गन है, स्टमक पेट तो देख ही रहे हो, स्टमक भी एक ऑर्गन है, लिवर एक ऑर्गन है भाई, किडनीज हमारे ऑर्गन हैं, ब्लड के फिल्ट्रेशन का काम करते हैं। तो कई सारे ऑर्गन्स हैं बॉडी के अंदर। आई होप तुम समझ पाए होगे कि हम ऑर्गन्स किन्हें कह रहे हैं। बट ये ऑर्गन्स बने किससे थे? ये टिश्यूज से बने थे। टिश्यूज किससे बने थे? सेल से बना था। अब ये जो ऑर्गन्स हैं, कई सारे ऑर्गन्स जब कंबाइन होते हैं आपस में तो ये फॉर्म करते हैं एक ऑर्गन सिस्टम। ये क्या बनाएंगे? ऑर्गन्स कंबाइन होकर बनाएंगे एक ऑर्गन सिस्टम। सिस्टम सिस्टम तो ये सिस्टम किससे बना? ये सिस्टम बना जब कई सारे ऑर्गन्स कंबाइन हुए। फॉर एग्जांपल, ये हमारे सामने एक डाइजेस्टिव सिस्टम। इस डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर तुम देखो तो कई सारे ऑर्गन्स तुम्हें देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि ये रहा फूड पाइप, इसोफेगस, दिस इज लिवर, ये पैनक्रियाज, बीच में आ गया स्टमक। तो ये सभी के सभी मिलकर बना रहे हैं एक ऑर्गन सिस्टम। और हमारे बॉडी के अंदर इस तरीके के वेरियस सिस्टम्स होते हैं। मैं यहां पर कुछ सिस्टम्स के नाम लिखता हूं, कुछ ऑर्गन सिस्टम्स के नाम लिखता हूं, जैसे कि नर्वस सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम तो तुम देख ही रहे हो, तुम्हारे सामने है डाइजेस्टिव सिस्टम। इसी तरीके से एक्सक्रीटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, कई सारे सिस्टम्स होते हैं हमारे बॉडी के अंदर। आई होप तुम्हें एक आइडिया लग गया होगा कि ऑर्गन सिस्टम हम किन्हें कह रहे हैं। जब कई सारे ऑर्गन्स एक साथ मिलकर काम करते हैं तो उसे हम कहते हैं ऑर्गन सिस्टम। अब सोचो कि ये जो बॉडी के अंदर अलग अलग टाइप्स के ऑर्गन सिस्टम है, मैंने कई सारे ऑर्गन सिस्टम्स के नाम लिए, नर्वस सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम। ये सारे सिस्टम्स जब आपस में कंबाइन हो जाते हैं तो ये कंबाइन होकर फॉर्म कर लेते हैं एक ऑर्गेनिज्म। और फिर उस ऑर्गेनिज्म का नाम तुम मेल रखो, फीमेल रखो, प्लांट्स कह दो, उसे एनिमल्स कह दो, लेकिन ये ऑर्गेनिज्म कहलाएंगे, ठीक है। कॉमनली इन्हें हम ऑर्गेनिज्म कहेंगे, ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो ये बच्चा हो, बूढ़ा हो, ठीक है, मेल हो, फीमेल हो, बट बायोलॉजी के लिए ये सभी के सभी हैं तो ऑर्गेनिज्म ही। तो पिछले एग्जाम्पल में जैसा कि हमने देखा, ब्रिक्स के कॉम्बिनेशन से बनता है वॉल, वॉल के कॉम्बिनेशन से बनता है रूम, रूम के कॉम्बिनेशन से बन जाता है फ्लोर, और कई सारे फ्लोर्स मिलकर एक बड़ी सी बिल्डिंग बना लेते हैं या हाउस बना लेते हैं। ठीक इसी तरीके का कुछ प्रोसेस हमारे बॉडी के अंदर भी हो रहा होता है। स्टार्टिंग में हमारे पास एक सिंगल सा सेल होता है, ये सारे सेल्स एक ग्रुप बना लेते हैं जिसे हम टिश्यू का नाम देते हैं। कई टाइप के टिश्यूज आपस में कंबाइन होते हैं जिससे बन जाता है एक ऑर्गन। ऑर्गन भी कई टाइप्स के हो सकते हैं, वो अलग चीज है। अब ये ऑर्गन्स, अलग अलग टाइप के ऑर्गन सिस्टम्स जब एक साथ मिलकर काम करते हैं तो उन्हें हम कहते हैं ऑर्गन सिस्टम। और हमारे बॉडी के अंदर ऐसे कई सारे ऑर्गन सिस्टम्स जब आपस में जुड़ जाते हैं तो पूरा का पूरा एक ऑर्गेनिज्म बनकर तैयार हो जाता है, ठीक है। तो आपने देखा कि एक सिंगल सेल से स्टार्ट होते होते लास्ट में हमारे पास पूरा पूरा का पूरा एक ऑर्गेनिज्म तैयार हो गया। सो ये बात थी अबाउट द स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। अच्छा, ये जो वर्ड है ना मल्टी सेलुलर, इसे हम इसी लेक्चर में थोड़ा आगे जाकर समझेंगे कि मल्टी सेलुलर या इसके साथ एक और वर्ड होता है यूनिसेलुलर, इन बातों का क्या मतलब है। फिलहाल हमने देखा स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन,
किस तरीके से सेल्स आपस में कंबाइन होकर पूरा का पूरा एक स्ट्रक्चर फॉर्म कर लेते हैं। सो दिस वाज अबाउट स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन। आई होप कि आपको स्ट्रक्चरल वाला पॉइंट समझ में आ गया होगा। फंक्शनल वाला पॉइंट हमने ऑलरेडी डेफिनेशन में डिस्कस कर लिया था कि बॉडी के अंदर होते हैं कई टाइप्स के फंक्शंस, और उन फंक्शंस को परफॉर्म करवाने का जो सबसे बेसिक लेवल है वो है सेल। ठीक है, तो इसके साथ ही अब जाकर हमारा डेफिनेशन सेल का कंप्लीट हो जाता है। अब हम डिस्कस करेंगे अगले टॉपिक को, जो कि और भी इंटरेस्टिंग लगने वाला है आपको, एंड दिस इज अबाउट द डिस्कवरी ऑफ सेल। भैया इस सेल को डिस्कवर किसने किया, इसे खोजा किसने, चलो अब हम इसे समझते हैं। तो सेल के डिस्कवरर का नाम अब हमारे सामने है। ही वॉज रॉबर्ट हुक। यस, रॉबर्ट, नाम तो सुना ही होगा, रॉबर्ट। तो रॉबर्ट नाम आप याद रखो या ना रखो, हुक जरूर याद रखना, ठीक है, बिकॉज रॉबर्ट एक और साइंटिस्ट का भी नाम इसी लेक्चर में आगे आने वाला है, रॉबर्ट ब्राउन के नाम से। फिलहाल इन साइंटिस्ट का नाम है हेयर, यहां आप देखो, ही इज रॉबर्ट हुक। इन महाशय का नाम है रॉबर्ट हुक। ठीक है, हुक टाइटल इंपॉर्टेंट है, यह याद रखना, बिकॉज रॉबर्ट जो नाम है ये कॉमन है कई साइंटिस्टों का। ही इज रॉबर्ट हुक, और इन्होंने की थी सेल की डिस्कवरी। तो बहुत ही ग्रेट पर्सन है यहां आपके सामने, रॉबर्ट हुक। He discovered and also coined the term cell। ये जो वर्ड है ना सेल, सेल, ये जो टर्म है सेल, ये सेल का नाम भी किसने दिया, ही वॉज द वन। इन्होंने ही ये नाम दिया सेल। आज हम जिसे सेल कहते हैं ये नाम देने वाले यही थे। अरे भाई, जैसे तुम्हारे पापा ने तुम्हारा नाम रखा होगा या मम्मी पापा किसी घर वाले ने तुम्हारा नाम रखा होगा, रमेश, सुरेश, दिनेश, प्रवेश, अभिषेक, राहुल, सुरेश, कुछ भी, तो ये जो तुम्हारा नाम रखा तुम्हारे पेरेंट्स ने रखा। ठीक इसी तरीके से सेल का जो नामकरण हुआ वो इन्होंने ही कहा। इन्होंने ही कहा आज के बाद इसे सेल बुलाना है। ठीक है, सो ही वॉज रॉबर्ट हुक। इन्होंने डिस्कवरी भी की, इन्होंने नाम भी रखा सेल इन द ईयर 1665। ठीक है, और ये डिस्कवरी उन्होंने कैसे की, किन किन चीजों का हेल्प लिया, ये सारी चीजें अब हम एक एक करके समझेंगे। फिलहाल मैं रॉबर्ट हुक वाले टॉपिक को थोड़ा सा पॉज करता हूं, रोकता नहीं हूं, स्टॉप नहीं कर रहा हूं, मैं पॉज कर रहा हूं। अभी फिर हम रिज्यूम करेंगे। एक अलग सा फैक्ट मैं तुम्हारे सामने रख रहा हूं, ठीक है, एक सेपरेट सा फैक्ट, इसे तुम अलग से याद रख लो। ठीक है, इसे नोट में याद रख लेना, बिकॉज अभी हम इस टॉपिक को कंटिन्यू रखेंगे। ये जस्ट एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है तुम्हारे लिए, क्योंकि ये इसके साथ ही बताना जरूरी है। एंटनी वैन ल्यूएनहुक, अब देखो कुछ बुक्स के अंदर इनका नाम तुम्हें एंटन वैन ल्यूएनहुक मिलेगा, और कहीं जगह पर इनका नाम एंटनी वैन ल्यूएनहुक दिखेगा। तो नाम के वजह से कंफ्यूजन मत रखना भाई, दोनों नाम सही है, ये जस्ट लैंग्वेजेस के कारण इनके नाम का प्रोनाउंसिएशन चेंज हो जाता है। ठीक है, एंटन वैन ल्यूएनहुक कहो, एंटनी वैन ल्यूएनहुक कहो, एक ही पर्सन को हम रेफर कर रहे हैं। तो इन्होंने क्या किया, एंटन भाई ने क्या किया, एंटन भाई ने भाई तहलका मचा दिया। इन्होंने डिस्कवर कर डाला लिविंग सेल। सर लिविंग सेल, अभी तो आपने सेल की डिस्कवरी बताई, अब ये लिविंग सेल कहां से आ गया, अभी तो सेल डिस्कवर हुआ था। भाई ये जो रॉबर्ट हुक चचा थे ना, इन्होंने डेड सेल्स की डिस्कवरी की थी। यहां लिखना इंपॉर्टेंट है दैट ही डिस्कवर्ड डेड सेल्स। हाँ हाँ, मरे हुए सेल्स, डेड, उनके अंदर लाइफ नहीं थी। सर सेल्स भी डेड होते हैं? हाँ भाई होते हैं, आगे चैप्टर में बहुत सी बातें सीखोगे। सेल्स भी डेड होते हैं, और रॉबर्ट हुक साहब ने जिन सेल्स की डिस्कवरी की थी वो डेड थे। ठीक है, बट सबसे पहली बार सेल को डिस्कवर करने का अगर ये क्वेश्चन आया कि सबसे पहली बार सेल को डिस्कवर किसने किया, तो वो तो क्रेडिट इन्हीं को जाएगा, रॉबर्ट हुक, नाम याद रखोगे। बट अगर क्वेश्चन में स्पेसिफिकली हमसे पूछा जाए कि लिविंग सेल्स, जिंदा सेल्स को किसने डिस्कवर किया था, तो ही वॉज ल्यूएनहुक। अरे सर दो दो नाम कैसे याद रखें, एक तो याद रहता नहीं, दो दो नाम कैसे याद रखें? ट्रिक बता रहा हूं, सुनना ध्यान से, छोटा सा ट्रिक है, मजेदार सा ट्रिक है, याद रख लोगे तुरंत। सुनो, देखो, ल्यूएनहुक, ल्यूएनहुक एल आ गया ना, और ये देखो लिविंग सेल, लिविंग सेल एल से, एल फॉर ल्यूएनहुक, एल फॉर लिविंग सेल। याद रख लो, ट्रिक काम का है। जब लिविंग सेल की बात की जाएगी, एंटनी वैन ल्यूएनहुक, एल से ल्यूएनहुक और एल से लिविंग सेल। इन द ईयर 1674 इन्होंने डिस्कवर की थी लिविंग सेल को। लेकिन अगर क्वेश्चन में सिंपली पूछा जाए अबाउट द डिस्कवरी ऑफ सेल, सेल को किसने डिस्कवर किया, या ये जो नाम है सेल ये किसने रखा, तो वो तो अल्टीमेटली रॉबर्ट हुक साहब ही होने वाले हैं। ठीक है, तो अब हम इस टॉपिक को खत्म करते हैं। ल्यूएनहुक के बारे में हमें और ज्यादा नहीं जानना, अब हम रॉबर्ट हुक के बारे में वापस से आ जाते हैं, रॉबर्ट हुक जी पर, और इनके बारे में और चीजें जानते हैं। लाइक इन्होंने कैसे सेल की डिस्कवरी की, इनके दिमाग में आखिर क्या चल रहा था, किन किन चीजों का हेल्प लिया, ये सारी बातें। तो इसके लिए मैं तुम्हारे सामने रखता हूं इस पिक्चर को। ये क्या सर पेड़ लेकर आ गए आप अचानक से, अभी तो हम सेल की बातें कर रहे थे, अचानक अपने पेड़ क्यों लेकर आ गए?
देख भाई, ये एक स्पेशल टाइप का पेड़ है। ये क्या है? इस पेड़ का नाम है, दिस इज ओक ट्री। कोई साधारण पेड़ नहीं है, कोई भी नॉर्मल सा पेड़ नहीं, दिस इज ओक ट्री। इतना स्पेशल क्या है सर? स्पेशल ये है इसमें, स्पेशल ये है कि हुक चचा ने इसी सेल, अरे सॉरी सॉरी, इसी ट्री के अंदर सेल की डिस्कवरी की थी, इसी ट्री से, ओक ट्री। ठीक है, नाम याद रखो, ओक ट्री। अब इन्होंने क्या किया, देखो भाई, तो मैं ये कह रहा था, एक दिन रॉबर्ट हुक बहुत गुस्से में थे, ठीक है, उनके स्टूडेंट्स उनकी बात नहीं मान रहे होंगे, हो सकता है होमवर्क नहीं करके आए होंगे, वो निकल गए घर से बाहर, चलो मूड गर्म है, जा रहे हैं घूमने, पार्क वार्क में घूमने गए, घूमते घूमते नजर आया उन्हें एक पेड़। अब गुस्सा तो था, फ्रस्ट्रेशन था, फ्रस्ट्रेशन किस पर निकाले? तो पेड़ पे ही निकालने लगे। क्या किया उन्होंने? पेड़ के छाल को नोच डाला। छाल समझते हो ना, पेड़ का ये जो आउटर मोस्ट पार्ट है, इसे हम छाल कहते हैं, इंग्लिश में इसे बार्क ऑफ द ट्री कहा जाता है। पेड़ के छाल को नोच डाला और नोच डालकर घर लेकर आ गए। अब घर लाकर इन्होंने कमाल कर दिया। कमाल क्या किया? इन्होंने सेल की डिस्कवरी कर डाली। है सर, ऐसा किया? हाँ हाँ, ऐसा ही किया। कैसे किया? चलो समझते हैं। देखो, ओक ट्री के आउटर पार्ट, आउटर पार्ट, अरे रुको भाई, देखो पहले बार्क तो लिख दूं। बार्क, बार्क समझते हो ना, वो डोगेश भाई वाला बार्क नहीं, भाव भाव नहीं। बार्क मतलब पेड़ का छाल। दिस पार्ट इज कॉल्ड बार्क ऑफ द ट्री। ये है बार्क, ठीक है, पेड़ का छाल, हिंदी में से पेड़ का छाल कहते हैं। ठीक, ये बार्क वो नोच कर ले आए, स्टोरी मैंने तुम्हें बता दी। और इस बार्क का जो आउटर पार्ट होता है, बार्क का भी आउटर पार्ट, जो सबसे बाहर वाला हिस्सा होगा, उसे कहा जाता है, उसे कहा जाता है कॉर्क। कॉक नहीं, कॉर्क, CORK, कॉर्क। कॉर्क किसे कहेंगे? ये जो ओक ट्री है ना, ओक ट्री का बार्क, जो बाहर का छाल होता है पेड़ का, उसके भी आउटर पार्ट को कहा जाता है कॉर्क। ठीक है, तो इस कॉर्क का रॉबर्ट जी ने लिया एक छोटा सा पतला सा हिस्सा, थिन स्लाइस, समझते हो ना, एक छोटा सा लेयर निकाल लेना, स्किन का एक लेयर निकल जाए, कभी चोट वगैरह लगा होगा तो, उसी तरीके का एक स्लाइस ले लिया उन्होंने। ही टुक अ थिन स्लाइस, थिन स्लाइस, किस चीज का थिन स्लाइस? अरे भाई, कॉर्क का थिन स्लाइस। ठीक है, और इस थिन स्लाइस को लेकर, यानी कि पतले से उस लेयर को लेकर, ये इन्होंने रख दिया उसे माइक्रोस्कोप के अंदर। और जानते हो किस टाइप के माइक्रोस्कोप के अंदर रखा? इन्होंने सेल्फ डिजाइंड माइक्रोस्कोप के अंदर उसे रखा, खुद से बनाया था माइक्रोस्कोप। डेडिकेशन देख लो बंदे की, कहां गया बंदा? देख लो भाई, चेहरा देख लो, डेडिकेशन देखो, खुद से माइक्रोस्कोप बना डाला। और उस माइक्रोस्कोप के अंदर ये रखने गए कॉर्क के थिन लेयर को, जिससे इन्होंने सेल की डिस्कवरी कर डाली। तो इस टाइप का डेडिकेशन तुम्हें होना, लेकर आना होगा अपने पढ़ाई में। खुद से पहले तो माइक्रोस्कोप बना डाला, और उस माइक्रोस्कोप के अंदर रखने चले गए इस कॉर्क को। कॉर्क के स्लाइस को जब उन्होंने रखा, तो उसके अंदर उन्होंने देखा सेल्स को। सो ही ऑब्जर्व्ड थिन स्लाइस ऑफ कॉर्क, कॉर्क नहीं, कॉर्क, अंडर हिज सेल्फ, सेल्फ सेल्फ, सेल्फ मीन्स खुद का, सेल्फ डिजाइंड, डिजाइंड माइक्रोस्कोप। अब ये मत बोल देना कि सर माइक्रोस्कोप तो हमें देखना ही नहीं। भाई स्कूल के अंदर माइक्रोस्कोप तो देखा होगा, नहीं देखा तो हम लेक्चर में आगे इसके बारे में भी समझ लेंगे। मैं टाइप्स ऑफ माइक्रोस्कोप भी तुम्हें बता दूंगा। बस फिलहाल इतना याद रखो कि माइक्रोस्कोप की हेल्प से हम छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स को देखते हैं, जिन्हें हम अपनी आंखों से नहीं देख पाते हैं। ठीक है, इतना इंफॉर्मेशन अभी के लिए काफी है। ही ऑब्जर्व्ड थिन स्लाइस ऑफ कॉर्क अंडर हिज सेल्फ डिजाइंड माइक्रोस्कोप। खुद के बनाए हुए माइक्रोस्कोप के अंदर उस कॉर्क के स्लाइस को देख रहे हैं, जहां से इन्हें देखने को मिला डेड सेल्स। ठीक है, तो इस तरीके से, इस तरह से इन्होंने डिस्कवरी कर डाली ऑफ सेल। ठीक है, भले वो सेल डेड थे, लिविंग थे, उससे मतलब नहीं है, बट डिस्कवरी तो उन्होंने की ना। और ये डिस्कवरी उन्होंने कैसे की, ये मैंने तुम्हें समझाया।
गुस्सा कर तिल मिलाकर गए थे बाहर घूमने। वो घूमते घूमते पेड़ की छाल को नोच डाला, नोच डाल के उस छाल का एक आउटर मोस्ट पार्ट ले लिया जिसे कॉर्क का नाम दिया जाता है, और इस कॉर्क के भी थिन से स्लाइस को, इस पतले से लेयर को, क्योंकि माइक्रोस्कोप के अंदर हम बड़ी बड़ी चीजों को नहीं डालते, छोटी छोटी चीजों को डालते हैं, तो थिन स्लाइस को उन्होंने अपने खुद के बनाए हुए माइक्रोस्कोप के अंदर रखा, जहां पर उन्हें देखने को मिला डेड सेल्स। अब एक्चुअल में उन्होंने क्या देखा था इसे भी हम समझने वाले हैं, वो पिक्चर भी मैं तुम्हारे सामने रखूंगा कि वो एक्चुअल में देख किस चीज को रहे थे। बट फिलहाल तुम कॉर्क का मतलब समझ लो। कई बच्चों के मन में आता है सर ये कॉर्क क्या होता है, कॉर्क का क्या यूज होता है। बहुत ही नॉर्मल सी चीज है भाई। देखो कॉर्क ये रहा, ये कॉर्क है, ठीक है, ये सभी के सभी कॉर्क है। कई बॉटल्स के अंदर, ठीक है, शैंपेन के बॉटल्स के अंदर, कई अल्कोहलिक ड्रिंक्स के बॉटल के अंदर इस तरीके का एक स्टॉपर लगा होता है, वुडन स्टॉपर कहते हैं, ठीक है, लकड़ी जैसा ही देखने को रहता है ये। सो ये जो वुडन स्टॉपर होता है ना, दिस वुडन स्टॉपर इज एक्चुअली कॉर्क। ठीक है, तो ये हो गया कॉर्क का एक एग्जांपल। या फिर कॉर्क को यूज करते हैं हम शटल कॉक के अंदर। शटल कॉक जानते हो ना, बैडमिंटन खेलते समय ये तो देखा होगा ना, शटल कॉक। इस शटल कॉक के ये जो हिस्सा है ना, पीछे वाला ये जो हिस्सा है, इसके अंदर भी कॉर्क का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये कॉर्क के कुछ यूजेस होंगे, नॉर्मल सी चीज है कॉर्क, ठीक है, कई बॉटल्स को क्लोज करने के लिए या शटल कॉक के पीछे कॉर्क का यूज होता है, ठीक है। तो इसी कॉर्क को वो देख रहे थे अपने माइक्रोस्कोप के अंदर, और उन्होंने देखा क्या, चलो अब हम इसे देखते हैं। ये रहा वो पिक्चर तुम्हारे सामने जो रॉबर्ट हुक ऑब्जर्व कर रहे थे उस दिन, जिस दिन उन्होंने कॉर्क के छोटे से स्लाइस को, एक थिन से स्लाइस को अपने माइक्रोस्कोप के अंदर रखा था। वो यही चीज देख रहे थे। अब ये चीज क्या है सर, क्या क्या कुछ तो समझ में नहीं आ रही है, क्या है, क्या आखिर मच्छरदानी लग रहा है, मच्छर रोकने वाला है क्या? ना भाई, इसमें क्या है, इसमें तुम्हें देखना है ये छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स। ये देखो, ये छोटे छोटे कंपार्टमेंट, ये छोटे छोटे से कंपार्टमेंट्स, यही छोटे छोटे से कंपार्टमेंट्स उस दिन रॉबर्ट हुक साहब भी ऑब्जर्व कर रहे थे। रॉबर्ट जी इन्हीं कंपार्टमेंट्स को उस दिन देख रहे थे, ठीक है। इन्हें देखने को मिला स्मॉल कंपार्टमेंट्स, स्मॉल कंपार्टमेंट्स। तुम इन्हें चाहो तो कह सकते हो स्मॉल रूम्स, छोटे छोटे रूम के आकार के, साइजेस के। इन्हें कुछ कुछ चीजें यहां पर देखने को मिल रही थी। स्मॉल रूम भी कहना गलत नहीं होगा, ठीक है। इन्हें बहुत ही छोटा छोटा कंपार्टमेंट जैसा या रूम जैसा स्ट्रक्चर वहां पर देखने को मिला। अच्छा, इस स्ट्रक्चर को उन्होंने कंपेयर किया जिस तरीके से हनी कॉम्ब, हनी कॉम्ब तो जानते हो ना, मधुमक्खी का छत्ता, मधुमक्खी के छत्ते के अंदर जिस तरीके का स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलता है ना, ये देखो इस तरीके का स्ट्रक्चर देखने को मिलता है हनीकॉम्ब के छत्ते के अंदर। इसी तरीके के कुछ स्ट्रक्चर्स, ठीक है, कुछ कंपार्टमेंट्स, कुछ ब्लॉक्स इन्हें देखने को मिल रहे थे जब इन्होंने देखा कॉर्क के स्लाइस को अंडर हिज माइक्रोस्कोप। तो ये जो कंपार्टमेंट्स ये यहां पर ऑब्जर्व कर रहे थे, छोटे छोटे से कंपार्टमेंट्स, इन कंपार्टमेंट्स को आप समझने के लिए, बेटर तरीके से समझने के लिए, इन्हें कंपेयर कर सकते हो हनीकॉम्ब के स्ट्रक्चर से। मधुमक्खी के छत्ते में जिस तरीके से छोटे 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 कई सारे कंपार्टमेंट्स होते हैं ना, ऐसे ही कंपार्टमेंट्स उन्हें भी देखने को मिला व्हेन ही ऑब्जर्व्ड दैट थिन स्लाइस ऑफ कॉर्क अंडर हिज माइक्रोस्कोप, ठीक है। तो ये जो स्मॉल कंपार्टमेंट्स थे या जो ये जो स्मॉल रूम्स थे, इसी का नाम उन्होंने रख दिया, जो कि आज बहुत ही फेमस है, और इसे आज हम कहते हैं CELL, विच इज प्रोनाउंस्ड एज सेल। तो ये जो सेल है, बैटरी वाला सेल नहीं, ये बायोलॉजी वाला सेल, ये सेल का नामकरण रॉबर्ट हुक साहब ने तब रखा जब उन्होंने देखा इस चीज को अंडर हिज माइक्रोस्कोप। आई होप अब सेल के बारे में तुम्हें बहुत बेटर आइडिया लग चुका होगा कि सेल क्या है। पहले तो हमने ये डिस्कस किया लेक्चर के स्टार्टिंग में, फंक्शनल यूनिट है, स्ट्रक्चरल यूनिट है। इसके बाद हमने डिस्कवरी ऑफ सेल के बारे में बहुत सी बातें की, रॉबर्ट हुक जी ने किस तरीके से डिस्कवरी कर डाला, ये सारी बातें मैंने तुम्हें बता दी। चलो अब हम लेक्चर में आगे चलते हैं। हाँ, तो जैसा कि मैंने तुम्हें स्टार्टिंग में भी बताया था कि भाई देख, एक बार जब किसी चीज को ढूंढ लिया जाता है ना, एक बार तुम्हारे हाथ में नया मोबाइल आ जाएगा ना, अब तुम्हारी चुल भर जाएगी सर इसमें क्या क्या सेटिंग्स है, क्या क्या एप्स हैं, क्या क्या चीजें हैं, वो सारे तुम उसमें से पिक्चर्स ले लेकर क्लिक कर कर देखोगे, सारी चीजें तुम उसके अंदर डिस्कवर करने की कोशिश करोगे। ठीक यही काम उस समय के साइंटिस्टों ने भी किया, ठीक है। उस समय के जो लोग थे उनकी क्यूरियोसिटी भी हाई हो गई कि भाई सेल तो चलो रॉबर्ट हुक जी ने ढूंढ लिया, अब हम इसके अंदर और क्या क्या चीजें डिस्कवर कर सकते हैं, इसके बारे में थोड़ा और बेटर तरीके से जाना जाए। तो यहीं पर आते हैं रॉबर्ट ब्राउन। बोलते हैं मैं क्यों पीछे रहूं भाई, मैं भी कुछ करके दिखाऊंगा। हम बोला सब ने चलो करके दिखाओ। तो रॉबर्ट ब्राउन जी ने, नाम तो पहले याद रख लो, इंपॉर्टेंट है,
इससे पहले हम रॉबर्ट हुक के बारे में पढ़ रहे थे। नाउ ही इज रॉबर्ट ब्राउन। ठीक है, एक्चुअल में वो देखने में ब्राउन नहीं थे, बस उनका नाम है रॉबर्ट ब्राउन। सो इन द ईयर 1831 ही डिस्कवर्ड न्यूक्लियस। अब ये नया टर्म आ गया, हम समझेंगे इसका मतलब। फिलहाल तुम ये समझो कि रॉबर्ट ब्राउन ने सेल के अंदर किसी पार्ट को डिस्कवर किया था। ये पार्ट सेल के अंदर है जिसे कहते हैं न्यूक्लियस। अब ये न्यूक्लियस एग्जैक्टली होता कहां है, आओ इसे हम डायग्राम की हेल्प से समझते हैं। तो देख भाई, ये मैंने बना लिया एक सेल। ठीक, इस तरीके का एक सेल हो जाएगा, और इस सेल के अंदर मैं बना लेता हूं एक और छोटा सा रीजन। ये रहा छोटा सा रीजन, और इस रीजन को ही हम कहते हैं न्यूक्लियस। न्यूक्लियस क्या है? सेल के अंदर एक छोटा सा स्पेस, एक छोटा सा रीजन, और इस रीजन का नाम हो जाता है, इस रीजन को ही हम कहते हैं न्यूक्लियस। जस्ट अ सेकेंड, इसे हम कलर कर दें, कलरफुल हो जाए। ये कौन सा कलर? चलो इस कलर से। हाँ, ये देखो। अब हम कर देंगे इसकी लेबलिंग। ओके जी, ये देखो। तो ये जो पार्ट है छोटा सा यहां, इसे हम कह रहे हैं न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस कोई साधारण सा पार्ट नहीं है भाई सेल का। बिल्कुल भी इसे साधारण समझने की भूल मत करना। पूरा का पूरा ये जो सेल है ना, इसे रन कौन करवा रहा है, इसे चला कौन रहा है? इट इज न्यूक्लियस। न्यूक्लियस ही पूरे सेल को कंट्रोल करता है। इसीलिए तो हम न्यूक्लियस को कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल भी कहते हैं। जिस तरीके से कंप्यूटर का सीपीयू पहले हुआ करता था, खैर अब तो लैपटॉप्स आ गए, बट पहले के कंप्यूटर्स अगर तुमने देख रखे हैं, या फिर डेस्कटॉप तो अभी भी कॉमन है, तो डेस्कटॉप के अंदर होता है एक सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। वो पूरे कंप्यूटर का ब्रेन कहलाता है। ठीक इसी तरीके से हमारे सेल का भी एक कंट्रोल यूनिट है जिसे हम कहते हैं न्यूक्लियस। न्यूक्लियस कंट्रोल्स आवर सेल। इसे हम कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल कहते हैं। बच्चे इसे ब्रेन ऑफ द सेल भी कहते हैं। चाहो तो आप भी कहो ब्रेन ऑफ द सेल, बट ये ज्यादा अच्छा रहेगा कि आप इसे कहो कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल। सेल का कंट्रोल सेंटर। सर सेल को कंट्रोल करने की क्या जरूरत है? जरूरत है ना, जरूरत है। सेल के अंदर देख भाई, हो रहे होते कई सारे फंक्शंस, कई सारे रिएक्शंस, कई सारे एक्टिविटीज, यस, हो रहे होते हैं सेल के अंदर। तो इन एक्टिविटीज को, इन फंक्शंस को कंट्रोल कौन करेगा, इन्हें रेगुलेट कौन करेगा? तो ये रेगुलेशन का काम या कंट्रोल का काम करता है न्यूक्लियस। इसीलिए न्यूक्लियस सेल का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। आगे तो हम न्यूक्लियस के बारे में बहुत सी बातें करेंगे, मैं तुम्हें न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर बताऊंगा, न्यूक्लियस के अंदर क्या क्या चीजें, हम इसे भी समझेंगे। फिलहाल तुम इतना समझो कि न्यूक्लियस जो है वो पूरे सेल के फंक्शंस को कंट्रोल करता है, कंट्रोल्स द फंक्शंस एंड एक्टिविटीज इनसाइड द सेल। सेल के फंक्शंस को कौन कंट्रोल करता है? यस, इट इज न्यूक्लियस। क्लियर? तो ये डिस्कवरी किसने की थी? रॉबर्ट ब्राउन जी ने। रॉबर्ट हुक ने क्या डिस्कवर किया था? रॉबर्ट हुक ने सेल को डिस्कवर किया था। रॉबर्ट ब्राउन ने क्या किया? उन्होंने न्यूक्लियस की डिस्कवरी की। न्यूक्लियस कहां रहता है? ये सेल के अंदर रहता है। अब आ जाओ, यहां पर हमारे सामने एक और साइंटिस्ट का नाम है परकिंजी। कौन से जी? परकिंजी। परकिंजी ने क्या किया? इन्होंने एक टर्म दिया, इन्होंने एक नाम दिया। नाम क्या था? प्रोटोप्लाज्म, इन द ईयर 1839। प्रोटोप्लाज्म क्या होता है सर? प्रोटोप्लाज्म को हम कहते हैं लिविंग कंटेंट ऑफ द सेल। सेल का लिविंग पार्ट कहलाता है प्रोटोप्लाज्म। क्या इस टर्म से तुम ये समझ पा रहे हो कि सेल के अंदर लिविंग पार्ट भी है और नॉन लिविंग पार्ट भी है? क्योंकि तभी तो लिविंग पार्ट को, लिविंग हिस्से को इन्होंने नाम दिया है प्रोटोप्लाज्म। इट मींस सेल के अंदर जरूर कोई ना कोई नॉन लिविंग पार्ट भी एग्जिस्ट करता होगा। यस, सेल के अंदर नॉन लिविंग पार्ट्स भी एग्जिस्ट करते हैं। उनमें से एक बहुत ही कॉमन पार्ट कहलाता है सेल वॉल, जिसके बारे में हम चैप्टर में आगे डिस्कशन करेंगे। यस, सेल के अंदर नॉन लिविंग एंड लिविंग दोनों ही पार्ट्स होते हैं। लिविंग पार्ट का नाम परकिंजी जी ने रख दिया है प्रोटोप्लाज्म। दिस इज लिविंग पार्ट ऑफ द सेल, लिविंग कंटेंट ऑफ द सेल। ठीक है, तो परकिंजी से याद रखोगे, पी से परकिंजी, पी से प्रोटोप्लाज्म। इन्होंने सेल के लिविंग पार्ट के जो प्रोटोप्लाज्म होता है, ये नाम उन्होंने ही दिया था। अच्छा,
हम प्रोटोप्लाज्म को थोड़ा यहां पर समझ लेते हैं, आगे हम इसके बारे में डिटेल डिस्कशन करेंगे। प्रोटोप्लाज्म का मतलब क्या होता है? देखो, क्लास 8 तक की बायोलॉजी के अंदर मुझे पता है तुमने कई सारे टर्म्स सुन लिए होंगे। न्यूक्लियस भी तुमने पहले से ही सुना होगा, साइटोप्लाज्म भी तुम सुनकर आए होगे, तो ये सारे टर्म्स तुम्हारे लिए नए नहीं हैं। बट हाँ हाँ, मैं जानता हूं मेरे बहुत से भाई ऐसे भी होंगे जो गजनी के बहुत बड़े फैन होंगे, उन्हें कुछ भी याद नहीं रहता, तो उनके लिए केवल एक बार मैं यहां पर लिख देता हूं कि प्रोटोप्लाज्म का क्या मतलब है। आगे हम चैप्टर में तो इसके बारे में डिटेल डिस्कशन करेंगे, वहां तुम बहुत आराम से समझ जाओगे ये सारे टर्म्स का मतलब। प्रोटोप्लाज्म, इक्वल का साइन लगा देता हूं, इक्वल ज्यादा अच्छा रहेगा। प्रोटोप्लाज्म बराबर इक्वल्स साइटोप्लाज्म। अब जिन्हें नहीं पता साइटोप्लाज्म, टेंशन मत लो, तुरंत बता रहा हूं। साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस, तो यही है लिविंग पार्ट ऑफ द सेल। प्रोटोप्लाज्म मींस लिविंग पार्ट ऑफ द सेल, लिविंग कंटेंट ऑफ द सेल भी कह सकते हो, लिविंग कंटेंट ऑफ द सेल। और सेल का लिविंग कंटेंट के अंदर हम काउंट किसे करते हैं? हम काउंट करते हैं दो चीजों को, साइटोप्लाज्म को प्लस न्यूक्लियस को। अब साइटोप्लाज्म क्या होता है, इसे तुम जल्दी से इस फिगर में एक बार देख लो। देखो इस डायग्राम के अंदर ये जो पार्ट तुम्हें दिख रहा है ना, ये हल्का सा ब्राउनिश कलर का, जो भी पेंट कलर मैंने यहां पर यूज कर लिया, कलर का नाम मुझे भी नहीं पता, बीच में तो पिंक कलर का न्यूक्लियस है। उसके बाद ये जो रीजन देख रहा हूं ना, ये फ्लूइड जैसा रीजन होता है, इसके अंदर फ्लूइड जेली जैसा सब्सटेंस फिल होता है, इसे ही हम कहते हैं साइटोप्लाज्म। दिस दिस होल रीजन इज कॉल्ड साइटोप्लाज्म। मैं यहां लिख देता हूं, आगे मैं इसका ज्यादा बेटर एक्सप्लेनेशन करूंगा। ठीक है, अभी टेंशन मत लेना, कपार मत पीटने लगना, साइटोप्लाज्म क्या होता है आगे मैं बताऊंगा यार, बहुत अच्छे से बताऊंगा। साइटोप्लाज्म फ्लूइड कंटेंट ऑफ द सेल, ठीक है। और ये जो साइटोप्लाज्म है, इसे हम न्यूक्लियस के साथ अगर जोड़ कर देखें, तो ये जो पूरा दो पार्ट्स मिलकर बनेगा, इसे ही हम कहेंगे लिविंग कंटेंट ऑफ द सेल। सेल का लिविंग कंटेंट, ये क्या बन गया ये कौन सी शेप है, हटाओ इसे, हम यूज करेंगे किसी अच्छे से शेप को। हाँ, कलर लेट्स चूज पिंक। अरे भाई पिंक कलर नहीं, चलो हम चूज करेंगे यस ऑरेंज कलर को। ये देखो, अब हुआ कुछ काम लायक, बताओ। ठीक है, बस इतना याद रखना, दैट प्रोटोप्लाज्म मींस साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस। और एक एक टर्म को तो हम आगे चैप्टर में ज्यादा बेटर तरीके से समझेंगे ही। अब आ जाओ हम आगे की बातों को डिस्कवर करते हैं। डिस्कवर क्या करते हैं, समझते हैं। देखो, अब हमारा अगला टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सा टॉपिक है, सेल थ्योरी। सेल थ्योरी का क्या मतलब है? सेल थ्योरी कुछ नहीं है भाई, सेल के बारे में कुछ बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, बेसिकली 3 पॉइंट्स हैं, ठीक है, ज्यादा पॉइंट्स भी नहीं है, ज्यादा टेंशन लेने वाली कोई बात ही नहीं है। हम यहां पर सेल के बारे में, सेल थ्योरी मींस 3 पॉइंट्स अबाउट सेल। सेल के बारे में 3 बहुत ही छोटू मोटू से पॉइंट्स हैं, ऐसे पॉइंट्स है कि तुरंत तुरंत याद कर लोगे, आज के बाद याद रखने की जरूरत भी नहीं होगी। मतलब याद रखने की जरूरत तो है, बट टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि कैसे याद रखें। सेल थ्योरी इज लाइक 3 पॉइंट्स अबाउट द सेल। क्या है 3 पॉइंट्स, बहुत ही जल्दी से समझ लोगे, सुनो। ये जो सज्जन आप यहां पर देख रहे हो, यस ये एक सज्जन थे, बहुत ही फेमस नाम है, मैथियस स्क्लाइडन। अरे सर ये कौन सा नाम है भाई, पढ़ना तो पड़ेगा, बायोलॉजी में ऐसे ऐसे नेम्स हैं। थियोडोर स्कोबॉन, रुडोल्फ वर्चू, हाँ हाँ समझ सकता हूँ, समझ सकता हूँ, ये प्रोनाउंसिएशन करने में कुछ अजीब सा लग रहा है, बट एक दो बार करोगे हैबिचुअल हो जाओगे। मुझे भी स्टार्टिंग में याद रखने में प्रॉब्लम होती थी, अब तो याद कर ही लिया, तुम भी इसी तरीके से याद कर लेना। मैथियस स्क्लाइडन, मैं कहूंगा यहां पर याद रखो तुम थियोडोर स्कोबॉन, और ही इज रुडोल्फ वर्चो। ठीक है, अब इन्होंने क्या किया, अब हम इस बात पर आ जाते हैं। ठीक है, सो मैथियस स्क्लाइडन जी ने बताया कि देखो भाई, सारे के सारे प्लांट्स, जितने भी प्लांट्स आप देख रहे हैं ना धरती पर, ये सारे प्लांट्स बने हैं सेल से। यही बात बताया था सर, हाँ यही बात बताया था। हाँ, इतना फालतू सा बात, ये तो मुझे भी पता है। अरे भाई आज पता है ना तुम्हें, उस टाइम पर लोगों को नहीं पता था। ठीक है, उस टाइम पर लोग बिल्कुल नहीं जानते थे कि सारे प्लांट्स सेल से बने होते हैं। तो सबसे पहली बार इस बात को किसने बताया? इन्होंने ही बताया। आज जो तुम इतना कॉन्फिडेंटली कह लोगे ना सारे प्लांट्स सेल के बने हैं, सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल के बने हैं, तो पहली बार
इस बात को रखा किसने दुनिया के सामने? ही वॉज मैथियस स्क्लाइडन। ही टोल्ड दैट ऑल प्लांट्स आर मेड अप ऑफ सेल्स। दुनिया के अंदर जितने भी प्लांट्स हैं, सारे प्लांट्स किस चीज के बने हैं? सेल के बने हैं। तो पहली बार इस चीज को बताया था स्क्लाइडन जी ने इन द ईयर 1838। 1838 के अंदर इन्होंने इस बात को बताया था दुनिया के सामने। ठीक इसके एक साल बाद यानी कि इन द ईयर 1839 एक और साइंटिस्ट आ जाते हैं और ये कहते हैं, अरे भाई सुनो सुनो सुनो, मेरा भी एक पॉइंट सुन लो। लोग बोलते हैं बताओ बताओ आपको क्या बताना है, पूछ। तो थियोडोर स्कोबॉन जी बताते हैं कि केवल प्लांट्स ही नहीं, सारे के सारे एनिमल्स भी सेल के बने होते हैं। तो वाह भाई, अब तक हमें यह पता था कि सारे प्लांट्स सेल के बने हैं, थैंक्स टू स्क्लाइडन जी। अब स्कोबॉन जी आते हैं और ये बताते हैं कि सारे एनिमल्स भी सेल के बने हैं। तो अब तो बहुत ही आसान हो गया हमारे लिए समझना, सारे एनिमल्स सारे प्लांट्स सेल के बने हैं। वाह भाई, कंप्लीट हो गई सेल थ्योरी। लोगों ने सेल थ्योरी को कंप्लीट मान लिया। बट एक और साइंटिस्ट आ जाते हैं इन द ईयर 1855, कुछ सालों बाद। ये कहते हैं, अरे अरे मेरा भी सुन लो, मुझे भी कुछ बोलना है भाई, मुझे भी मौका दो, मुझे भी मौका दो। लोग इन्हें भी मौका देते हैं, चल चल ठीक है भाई तू भी बोल ले, क्या बोलना है। तो ये बोलते हैं, ये बहुत ही कमाल की बात बोलते हैं। ये क्या बोलते हैं पहले ये तुम देख लो, ठीक है। इन्होंने क्या बोला उसका मतलब समझाने से पहले इन्होंने बोला क्या ये देख लो। ये तुम्हारे लिए मजेदार सा चीज होने वाला है। तो पहले मैं यहां नाम लिख देता हूं इनका, रूडोल्फ। चलो भाई वर्च्यू लिख लो, चलो पूरा नाम लिख लेते हैं हम, रूडोल्फ वर्च्यू। तो रूडोल्फ वर्च्यू जी ने क्या कहा, क्या कहा वो मैं लिख रहा हूं, पहले देखो जरा। इन्होंने कहा, अरे ये सब क्या लिख रहे हो सर, ये कौन सा मैजिकल स्पेल लिख रहे हो? रुक भाई देखता हूं। इन्होंने कहा ओमने सेल्यूला ई सेल्यूला। ये कुछ हैरी पॉटर जैसा नहीं हो गया? वो जो मंत्र फूकता है भाई, वो हम लोगों ने हिंदी में देख रखा है ना, पितृदेव संरक्षणम। इंग्लिश मूवीज देखोगे ना तो वो इंग्लिश में स्पेल बोलते हैं, हिंदी में तो बोलेंगे नहीं मंत्र, तो वो इंग्लिश में स्पेल बोलते हैं। और ये कुछ वैसा ही नहीं लग रहा है, ओमने सेल्यूला ई सेल्यूला। एक्चुअल में ये कोई स्पेल नहीं है, कोई मंत्र नहीं है। एक्चुअल में इनका जो भाषा था उस समय पर, लैटिन भाषा, इन्होंने अपने भाषा के अंदर इस चीज को बताया। अब इसका इंग्लिश में मतलब क्या होगा वो हम समझ लेते हैं, ठीक है। ये एक्चुअल में उनका स्टेटमेंट था जो कि उन्होंने अपने लैंग्वेज के अंदर दी थी, लैटिन भाषा के अंदर दी थी। अब इसका एक्चुअल मीनिंग हम समझ लेते हैं, ये कोई मंत्र नहीं है। एक्चुअल में उनका मतलब था ऑल सेल्स, ऑल सारे के सारे सेल्स केम फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। अरे सर अभी तक वो मंत्र ही हार्ड था, अब तो ये स्टेटमेंट भी हार्ड लग रहा है, पता नहीं क्या बोलकर चले गए। ऑल सेल्स केम फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। अच्छा ये बताओ, इन दोनों का स्टेटमेंट तो आसान है ना, ये तो समझ चुके होंगे कि सारे एनिमल्स सारे प्लांट्स सेल के बने हैं, ठीक है। स्क्लाइडन जी ने, स्कोबॉन जी ने अच्छी सी बात कही थी। अब इन्होंने भी बहुत ही आसान सा बात कहा। इन्होंने क्या कहा, मैं तुम्हें आगे बताता हूं। देखो इन्होंने ये कहा, एक्चुअल में इन्होंने ये बताने की कोशिश की कि देखो, इन्होंने ये कहा है, सपोज कि यहां हमारे पास एक सेल है, ठीक है। और अगर हम क्वेश्चन पूछें ये सेल कहां से आया, कहां से आया ये सेल, तो इन्होंने बताया है, रूडोल्फ वर्च्यू जी ने बताया है कि इससे पहले रहा होगा कोई सेल, इससे पहले रहा होगा कोई एक सेल। और ये सेल जब डिवाइड हुआ होगा, क्योंकि सेल से डिवाइड करते हैं, आगे हम चैप्टर में पढ़ेंगे, तो इसके डिवीजन से आया होगा ये वाला सेल। अरे सर तो ये वाला सेल कहां से आया भाई? इन्होंने ये कहा कि इसके पहले रहा होगा एक सेल और ये सेल किया होगा डिवाइड और इसके डिवीजन से आया होगा ये वाला सेल। अरे सर क्या बोल रहे हो, ये वाला सेल कैसे आया फिर? तो यही बात इन्होंने कही थी कि इसके पहले भी रहा होगा एक सेल और ये सेल हुआ होगा डिवाइड और इसके डिवीजन से आया होगा ये वाला सेल। अरे सर क्या माथापेची है। हाँ भाई यही बात, यही सेम बात उन्होंने कह रखा है रूडोल्फ वर्च्यू जी ने, ओमनिस सेल्यूला ई सेल्यूला ऑल सेल्स केम फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। दुनिया के अंदर जितने भी सेल्स हैं, अगर हम इस सेल की बात करें तो इससे पहले कोई सेल रहा होगा जिसके डिवीजन से ये वाला सेल आया होगा। अगर हम इस सेल को देखें तो इसके पहले जरूर कोई सेल रहा होगा और ये सेल जब डिवाइड किया होगा तो इसके डिवीजन से ये आया होगा। फिर सर अगर हम इस सेल के लिए क्वेश्चन पूछ ले आपसे, ये वाला कहां से आया, तो भाई इसके पहले भी रहा होगा एक सेल, वो सेल किया होगा डिवाइड, उसके डिवीजन से आया होगा ये पता है, ये जस्ट वही स्टोरी है, वो जो मुर्गा और अंडे वाली कहानी होती है ना कि मुर्गा पहले आया अंडा पहले आया, ये स्टोरी है।
यही कंटिन्यूएशन है कि जब भी तुम क्वेश्चन पूछोगे कि ये सेल कहां से आया, तो हमारा आंसर हो जाएगा कि उसके पहले रहा होगा एक सेल और उस सेल के डिवीजन से बना होगा वो वाला सेल। तो यही बात, यही सेम बात, भाई मेरे पर गुस्सा मत करना, मैंने नहीं कहा है ये बात कहा है एक बहुत महान साइंटिस्ट जी ने, जिनका नाम था रुडोल्फ वर्च्यू। ऑल सेल्स केम फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। दुनिया के अंदर जितने भी सेल्स हैं वो कहां से आए होंगे, उससे पहले रहा होगा एक सेल, वो सेल किया होगा डिवाइड और उस डिवीजन से आए होंगे नए नए सेल्स। और एक्चुअली इनका स्टेटमेंट क्या था वो भी मैंने तुम्हें बता दिया, ओमनिस सेल्यूला ई सेल्यूला, ऑल सेल्स केम फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। ओके देखो, हमने सेल थ्योरी को डिस्कस कर लिया, हमने सेल के डिस्कवरीज को डिस्कस कर लिया, सेल से रिलेटेड डिस्कवरीज को डिस्कस कर लिया, हमने सेल के बारे में बहुत सी बातें कर ली। ठीक है, डिस्कवरी इतिहास वगैरह कुछ ज्यादा ही हो गया, आई नो बहुत से स्टूडेंट्स को ये जो हिस्ट्री टर्म है ना उससे कुछ प्रॉब्लम रहता है, बट कोई बात नहीं, मैंने तुम्हें स्टोरी के फॉर्म में बताने की कोशिश की, थोड़े से फनी वे में समझाने की कोशिश की। अगर तुम्हें समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात, वरना तुम याद रख लो कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, जैसे कि रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस को डिस्कवर किया, रॉबर्ट हुक जी ने डिस्कवर किया था सेल को, फिर एंटनी वैन ल्यूहेन हुक जी ने डिस्कवर किया था लिविंग सेल को, ये सारी प्रोटोप्लाज्म का नाम दिया था परकिंजी जी ने। ये 4 इंपॉर्टेंट टर्म्स तुम ध्यान रख लो, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ध्यान रख लो। ठीक है, इतने में इतिहास खत्म हो जाएगा, ज्यादा बातें याद रखने की जरूरत नहीं है। अब हम आ जाते हैं अपने अगले टॉपिक पर। अगले टॉपिक का नाम है डिफरेंसेस इन द सेल नंबर, शेप एंड साइज ऑफ द सेल। देखो, अब तक हमने ये तो समझ ही लिया कि ये जो सेल होता है, ठीक है, ये कई टाइप्स के होते हैं, सेल के कॉम्बिनेशन से टिश्यूज बनता है और इसी तरीके से सेल कंबाइन होकर ऑर्गन सिस्टम और फिर पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म बना लेते हैं। अब जरा बात करते हैं, सेल में भी वेरिएशंस होते हैं, सेल के भी अलग अलग टाइप्स हो सकते हैं, सेल के अलग अलग नंबर्स हो सकते हैं। ठीक है, अब ये अलग अलग नंबर्स अलग अलग टाइप के ऑर्गेनिजम्स बनाते हैं। याद करो, लेक्चर के स्टार्टिंग में हमने क्या देखा, एकदम स्टार्टिंग में लेक्चर में हमने ये समझा कि कई सारे ऑर्गेनिजम्स होते हैं, एनिमल्स, प्लांट्स, एल्गे, ईस्ट, बैक्टीरिया, पैरामीशियम। तो ये जो अलग अलग ऑर्गेनिजम्स हैं, इनमें से कुछ ऑर्गेनिजम्स जैसे कि एनिमल्स, जैसे कि प्लांट्स, इन्हें हम कहते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स, क्योंकि इनके अंदर बहुत से सेल्स होते हैं, लाखों, करोड़ों, थाउजेंड्स ऑफ सेल्स हो सकते हैं। ठीक है, ट्रिलियंस ऑफ सेल्स हो सकते हैं। सो दे आर कॉल्ड मल्टी सेलुलर, एक से ज्यादा सेल्स। और इसके कंपैरिजन में कुछ ऐसे भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं हमारे अगल बगल, जिनके अंदर केवल एक सिंगल सेल हो सकता है, जैसे कि अमीबा के अंदर या बैक्टीरिया के अंदर, एल्गीज कई सारे होते हैं जिनके अंदर एक सिंगल सेल हो सकता है। ठीक है, तो यहां से एक डिफरेंस बन जाता है ऑर्गेनिजम्स के बीच। ऑर्गेनिजम्स 2 टाइप के हो सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सेल नंबर। देखो, एक एक करके हम सारी चीजों को कंपेयर करेंगे। पहले हम डिस्कस करते हैं सेल नंबर को, फिर शेप को डिस्कस करेंगे ऑफ द सेल, और फिर सेल के अलग अलग साइजेस को डिस्कस करेंगे। सेल नंबर के अकॉर्डिंग ऑर्गेनिजम्स 2 टाइप के हो सकते हैं। फर्स्ट वन इज कॉल्ड यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म। अब इसके अंदर कई सारे एग्जांपल्स आ जाएंगे। ठीक है, एनसीईआरटी के अंदर तो भर भर कर एग्जांपल्स हैं, हम यहां पर कुछ एग्जांपल्स का नाम लिख लेते हैं। जैसे कि इसके अंदर आ जाएंगे बैक्टीरियाज, या फिर इसके अंदर हम काउंट कर लेंगे अमीबा को, कुछ फंजाई भी इसके अंदर काउंट हो जाएंगे। ठीक है, तो ये सारे एग्जांपल्स हो गए ऑफ द यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। अगला टाइप होता है मल्टी सेलुलर। मल्टी मीन्स मेनी, मोर देन वन। मल्टी सेलुलर, ओहो ग्रीन से हो गया, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, हम एग्जांपल के कलर को चेंज कर देंगे। और मल्टी सेलुलर तो भाई भर भर कर हैं, तुम जानते होगे, जैसे कि ह्यूमंस, एनिमल्स, प्लांट्स, बर्ड्स, इन सब को हम मल्टी सेलुलर के अंदर काउंट कर सकते हैं। ह्यूमंस, एनिमल्स, ठीक है, बर्ड्स, बहुत सारे एग्जांपल्स तुम यहां पर लिख सकते हो। ठीक है, फिलहाल हम इन टर्म्स का मतलब समझ लेते हैं, एग्जांपल्स तुम्हारे सामने कई सारे आ जाएंगे। यूनी, यूनी मीन्स होता है सिंगल,
सिंगल सिंगल समझ रहे हो ना, सिंगल। यूनि मीन्स सिंगल, यानी कि वन। सिंगल या फिर वन याद रख सकते हो, सिंगल और वन, यानी कि वंस। और सेल्यूलर मीन्स सेल। एक सेल वाले ऑर्गेनिज्म, केवल एक ही सेल होगा, यस। उसी एक सेल के अंदर सारे फंक्शंस हो जाएंगे, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, जो भी फंक्शंस होने हैं उस सेल के अंदर, वो सारी चीजें एक सिंगल सेल के अंदर हो जाएगा। ठीक है, वो सेल खाना भी खा लेगा, वो सेल एक्सक्रीट करके बाहर निकाल देगा वेस्ट चीजों को, तो ये सारी चीजें हो जाती हैं सिंगल सेल के अंदर। उस टाइप के ऑर्गेनिजम्स को हम कहते हैं सिंगल सेलुलर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, यानी कि सिंगल सेल वाले। ऑन दी अदर हैंड मल्टी मीन्स मेनी, मोर देन वन, एक से ज्यादा सेल वाले ऑर्गेनिजम्स, जिसमें हम भी आ जाते हैं, जिसमें एनिमल्स आ जाते हैं, जिसमें बर्ड्स आ जाते हैं, जिसमें प्लांट्स आ जाते हैं, तो दीज ऑल आर कॉल्ड मल्टी सेलुलर, बिकॉज एक से ज्यादा सेल वाले ये ऑर्गेनिजम्स हैं। ठीक है, तो ये डिफरेंस बहुत ही आसान था, और ये डिफरेंस था बेस्ड ऑन द सेल नंबर। सेल नंबर में डिफरेंस होने के कारण ऑर्गेनिजम्स के दो टाइप बन गए, फर्स्ट वन यूनिसेलुलर, सेकंड वन मल्टीसेलुलर। अब आ जाओ हम डिस्कस करते हैं सेल के शेप्स को। क्या सर सेल का शेप भी अलग अलग होता है? यस भाई, सेल के कई सारे शेप्स हो सकते हैं। ठीक है, अलग अलग शेप्स। कुछ शेप्स के नाम हम यहां पर देख लेते हैं, या एग्जांपल्स तो तुम्हारे सामने मैं रख ही देता हूं। देखो, ये एक सेल को तुम ऑब्जर्व करो, ये नर्व सेल है, न्यूरॉन है, आगे हम इसके बारे में पढ़ने वाले हैं बायोलॉजी में, टेंशन लेने की बात नहीं है। इस सेल का जरा तुम शेप देखो, इसके अंदर हो क्या रहा है, इसको मैं थोड़ा सा हाईलाइट करता हूं तुम्हारे लिए। देखो, यहां पर बीच में एक बॉडी तुम्हें दिख रहा है, सेल का एक पार्ट ये रहा, और ये देखो एक पार्ट सेल का ये रहा। ठीक है, ये एक सिंगल सेल है, ऐसा मत समझना कि अलग अलग है। और ये देखो, इस तरीके से सेल के अंदर से ब्रांचेस निकले हुए हैं। हाँ भाई हाँ, ब्रांचेस। सर ब्रांच तो पेड़ में होता है ना, अबे सेल में भी होता है, देखो तो, ये देख, ये देख भाई, ये देखो सेल के अंदर भी ब्रांचिंग है। जिस तरीके से पेड़ के अंदर ब्रांचेस होते हैं, सेल के अंदर भी ब्रांचिंग हम देख पा रहे हैं। तो आप देखो इस सेल का शेप देखो, इसके कंपैरिजन में कुछ और शेप्स को जरा देखो। यहां देखो, इस सेल को देखो, ये तो तुम्हें स्फेरिकल दिखेगा, ये दिख रहा है ना स्फेरिकल, ये ओवम सेल है। ये फैट सेल है, ये ना तो स्फेरिकल लग रहा है, इरेगुलर सा शेप है, फैट, अच्छा कुछ हद तक ये स्फेरिकल भी है, बट पूरे तरीके से स्फेरिकल नहीं है। इस सेल को देखो जरा, ये तो हमें स्टार जैसा देखने को मिल रहा है, स्टार जैसा। यहां पर कुछ ब्लड सेल्स हैं। मजेदार बात है कि ब्लड के अंदर कुछ ऐसे सेल्स हैं जो कि अपना शेप भी चेंज कर लेते हैं। अच्छा, इस वाले शेप को देखो, ये जो शेप है यहां पर, इसे हम स्पिंडल शेप कहते हैं। स्पिंडल शेप उसे कहा जाता है जो लास्ट में एंड्स पर पॉइंटेड होता है ना, इस तरीके से। जस्ट अ सेकेंड, जो लास्ट में इस तरीके से थोड़े से इलोंगेटेड हो लास्ट में चलकर, ठीक है, शार्प हो जाए, उसे हम स्पिंडल शेप का कहते हैं। ठीक है, और ये ब्लड सेल्स अपना शेप भी चेंज कर सकते हैं इसमें से, जैसे कि व्हाइट ब्लड सेल्स। तो अलग अलग सेल्स जो हैं, अलग अलग शेप्स के हो सकते हैं। सेल का जो शेप्स होता है वो डिफरेंट डिफरेंट होता है। ठीक है, सेल्स कैन हैव डिफरेंट शेप्स। जैसे कि यहां पर ये वाला जो सेल है, दिस इज लॉन्ग एंड ब्रांच्ड। लंबा तो है ही, लंबा होने के साथ साथ इसके अंदर ब्रांचिंग भी है। जिस तरीके से ट्रीज के अंदर ब्रांचिंग होती है, इसके अंदर भी ब्रांचिंग है। ये क्या है? दिस इज स्पिंडल शेप। स्पिंडल शेप। ये क्या है? दिस इज स्फेरिकल। तो ये तुम देख रहे हो अलग अलग शेप्स के। ठीक है, कुछ ऐसे भी सेल्स मैंने तुम्हें बताए जो कि अपना शेप ही चेंज कर लेंगे, और यहां पर कई सारे शेप्स के सेल हम देख रहे हैं। सो यस, सेल के अंदर डिफरेंस होता है, सेल के शेप्स अलग अलग होते हैं। एग्जाम्पल हमारे सामने है। चलो अब हम बात करते हैं सेल के साइजेस की, कि क्या सेल के अलग अलग साइजेस भी होते हैं? तो आंसर है यस, सेल कैन हैव वेरियस साइजेस। सेल कैन एग्जिस्ट, वेरियस सेल्स एग्जिस्ट विथ डिफरेंट साइजेस। फॉर एग्जाम्पल, एक बैक्टीरिया को अगर तुम देखो तो इसका साइज होता है लगभग 1 से लेकर 2 माइक्रोमीटर्स तक का। पहले तो इसे समझ लो, माइक्रोमीटर्स का क्या मतलब है। 1 माइक्रोमीटर मीन्स 10 रेज टू पावर -6 मीटर। क्या सर इसमें भी मैथमेटिक्स आ गया? टेंशन लेने की बात नहीं, बहुत ही आसान सा नंबर है, समझो।
1 माइक्रोमीटर मीन्स 10⁻⁻6 मीटर। इसका ये मतलब है कि अगर हम 1 मीटर का कोई थ्रेड ले लें, कुछ भी ले लो, 1 मीटर का लेंथ ले लो, ठीक है, और उससे डिवाइड करो 10⁻6 जीरो से, यानी कि 10 1 के बाद 6 जीरोस, 1 2 3 4 5 6। 1 मीटर को अगर हम इतने टाइम से डिवाइड कर देना तो जो लेंथ निकल कर आएगा उसे हम कहेंगे 1 माइक्रोमीटर। क्या कहा मैंने, फिर से सुनो। जो भी पावर्स है ना, उस पावर को 1 के बाद उतने जीरोस लगाकर नीचे लिख दो। अगर 1 को इतने नंबर से, इस नंबर से डिवाइड कर दे तो जो नंबर हमारे सामने आएगा या फिर जो लेंथ हमारे सामने आएगा उस लेंथ को कहेंगे हम 1 माइक्रोमीटर्स। क्लियर? तो बहुत ही छोटा सा है, तुम समझ सकते हो। 1 मीटर को भाई इतने टाइम्स डिवाइड करोगे, ये कितना हो गया, 1 10 100 1000 10,000 10 लाख 10 लाख। 1 मीटर को 10 लाख गुना छोटा करना है, तो बहुत ही छोटा सा साइज है ये। और इतने छोटे साइज का कौन होता है? इतने छोटे साइज का होता है बैक्टीरिया। बैक्टीरिया 1 से लेकर 2 माइक्रोमीटर्स तक का होता है। अगर तुम्हें दिख नहीं रहा है तो मैं यहां लिख देता हूं, बैक्टीरिया इज टिपिकली 1 to 2, 1 से लेकर 2 माइक्रोमीटर्स का ये बैक्टीरिया का लगभग साइज होता है। अच्छा, इसके कंपैरिजन में अगर एक यूकैरियोटिक सेल को देखा जाए, अरे सर ये यूकैरियोटिक क्या होता है? आगे हम चैप्टर के अंदर 2 टाइप के सेल्स को डिस्कस करेंगे। एक का नाम होगा यूकैरियोटिक, एक का नाम होगा प्रोकैरियोटिक। तो चैप्टर में मैं तुम्हें दोनों के बीच बहुत सारे डिफरेंसेस बता दूंगा। फिलहाल तुम एक नाम याद कर लो, यूकैरियोटिक सेल्स। हमारे बॉडी में यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं, ठीक है, ये भी इंफॉर्मेशन मैंने तुम्हें दे दी। तो ये जो यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं, इनका साइज बैक्टीरिया के सेल से काफी बड़ा है। देखो 10 से लेकर 20 माइक्रोमीटर्स तक का ये जो यूकैरियोटिक सेल्स हैं, इनका साइज है 10 to 20 माइक्रोमीटर्स का, ठीक है। और बैक्टीरिया का कितना था, 1 से 2 माइक्रोमीटर का। तो इन सेल्स के मतलब अलग अलग सेल्स के साइजेस में भी बहुत ज्यादा डिफरेंस हो सकता है। अभी तो मैंने तुम्हें स्मॉलेस्ट सेल बताया ही नहीं, ये देखो यहां पर 0.1 माइक्रोमीटर, 0.1 माइक्रोमीटर ये स्मॉलेस्ट सेल होता है, ठीक है। इसी तरीके से एक लार्जेस्ट सेल भी होता है। इन सारी चीजों को हम लेक्चर में या फिर हो सकता है अगले लेक्चर के अंदर डिस्कस करें, इसलिए मैं इसे स्किप कर रहा हूं। फिलहाल तुम इतना नोटिस कर सकते हो कि सेल के साइजेस में बहुत ज्यादा डिफरेंस हो सकता है। कुछ सेल्स बड़े हो सकते हैं और कुछ सेल्स बहुत ही छोटे हो सकते हैं, ठीक है। हमने यहां पर डिफरेंस देख लिया सेल के अंदर, सेल नंबर्स का डिफरेंस देख लिया। नंबर के अकॉर्डिंग हम 2 टाइप के ऑर्गेनिजम्स बना देते हैं, यूनिसेल्युलर, मल्टीसेल्युलर। यूनिसेल्युलर यानी कि सिंगल सेल वाले, मल्टीसेल्युलर यानी कि एक से ज्यादा सेल वाले। फिर हमने सेल के शेप में भी डिफरेंस देखा, कुछ स्फेरिकल थे, कुछ इलोंगेटेड थे, कुछ में ब्रांचिंग थी, तो सेल के शेप्स में भी डिफरेंस था। और अब हमने सेल के साइजेस में भी डिफरेंस देख लिया कि कुछ सेल्स बड़े होते हैं साइज में, कुछ सेल्स छोटे भी होते हैं साइज में। तो सेल के भी नंबर्स, शेप एंड साइजेस में डिफरेंस हो सकता है। तो ये सारी बातें थी हमारे आज के लेक्चर की। हमने बहुत सी बातें डिस्कस की अबाउट सेल। चलो अब हम कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं, जिससे हमें पता चलेगा कि आज हमने जितना भी पढ़ा वो काम लायक है भी या नहीं। पहला क्वेश्चन हमारे सामने आ रहा है ऑन द स्क्रीन। सेल वाज डिस्कवर्ड बाय, सेल वाज डिस्कवर्ड बाय, बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तुम्हारे एग्जाम के लिए, याद रखो। बताओ सेल को किसने डिस्कवर किया? चार्ल्स डार्विन। अरे सर लेक्चर के अंदर ये नाम तो आया ही नहीं, चार्ल्स डार्विन, तो ये तो आंसर हो ही नहीं सकता। रॉबर्ट हुक, हाँ हाँ सर, सेल को रॉबर्ट हुक ने डिस्कवर किया था, आपने कहा था, हुक नाम याद रखो। यस, यही हमारा आंसर है, सेल को रॉबर्ट हुक जी ने डिस्कवर किया था। बाकी ऑप्शंस भी देख लें। रॉबर्ट वर्चू जी ने क्या कहा था? इन्होंने कहा था ओमनिस सेल्यूला ई सेल्यूला, सारे सेल्स प्री एग्जिस्टिंग सेल से आते हैं, तो ये तो आंसर होगा नहीं। रॉबर्ट ब्राउन, इन्होंने किस चीज की डिस्कवरी की? इन्होंने न्यूक्लियस की डिस्कवरी की, तो ये भी हमारा आंसर नहीं हो सकता ऑब्वियसली। अच्छा अगला क्वेश्चन, हु कॉइंड, कॉइंड मतलब वो सिक्का नहीं, कॉइंड मतलब किसने दिया। हु कॉइंड द टर्म प्रोटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म जल्दी बताओ, प्रोटोप्लाज्म ये नाम किसने दिया था? ऑप्शन तुम्हारे सामने है। रॉबर्ट ब्राउन ने? नहीं सर, रॉबर्ट ब्राउन ने तो न्यूक्लियस की डिस्कवरी की थी। थियोडोर स्कोवन? अरे नहीं सर, स्कोवन जी ने बताया था कि ऑल एनिमल्स आर मेड अप ऑफ सेल्स, उन्होंने सेल थ्योरी दी थी, तो ये भी आंसर नहीं है। रॉबर्ट हुक, प्रोटोप्लाज्म? नहीं सर, हुक जी ने तो सेल की डिस्कवरी की थी, तो ये भी आंसर नहीं हो सकता। आंसर है परकिंजी, पी से परकिंजी, पी से प्रोटोप्लाज्म, ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन, हु ऑब्जर्व द फर्स्ट लिविंग सेल? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फर्स्ट लिविंग सेल, लिविंग एल से लिविंग, याद करो हिंट,
लिविंग सेल, यस, इसका आंसर हो जाएगा ल्यूवेनहुक। एंटनी वैन ल्यूवेनहुक, एल से लिविंग और एल से ल्यूवेनहुक, मैंने तुम्हें बताया था, ये हमारा आंसर हो गया। बाकी ऑप्शंस, रॉबर्ट हुक जी ने सेल को डिस्कवर किया था, नहीं हो सकता था आंसर। परकिंजी जी ने प्रोटोप्लाज्म टर्म दिया था, आंसर नहीं हो सकता। रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस की डिस्कवरी की थी, आंसर नहीं हो सकता। आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। Who explained that all cells arise from pre-existing cells? याद करो, हैरी पॉटर वाला मंत्र, ओमनिस सेल्यूला ई सेल्यूला, किसने बोला? परकिन जी? ना, प्रोटोप्लाज्म। रुडोल्फ वर्च्यू, यस, रुडोल्फ वर्च्यू जी ने। रॉबर्ट ब्राउन ने सर न्यूक्लियस की डिस्कवरी की, ये तो आंसर नहीं होगा। एंटनी वैन ल्यूवेनहुक फर्स्ट लिविंग सेल की डिस्कवरी की थी, तो ये भी आंसर नहीं हो सकता। नेक्स्ट। ओह खत्म, ठीक है, क्वेश्चंस भी खत्म, कोई बात नहीं, मैं अगली बार और क्वेश्चंस लेकर आऊंगा तुम्हारे लिए। चलो हम जल्दी से एक बार समराइज करते हैं कि अभी तक हमने लेक्चर में कौन कौन सी इंपॉर्टेंट बातों को डिस्कस किया। जल्दी से हम एक बार रिवीजन कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमने पढ़ा अबाउट सेल। सेल को डिफाइन कर सकते हो? क्या सेल का डेफिनेशन याद हुआ? इट इज द फंडामेंटल यानी कि बेसिक, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल, दो वर्ड्स याद ही करने हैं भाई, दो वर्ड्स याद कर ले, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, ठीक है। अच्छा, डिस्कवर किसने किया था? चलो मैं लिख देता हूं, स्ट्रक्चरल, फंडामेंटल इससे पहले लगा लेना, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। क्लियर, ठीक है मुन्ना? अच्छा, डिस्कवर किसने किया? जल्दी बताओ, जल्दी 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 जल्दी। सेल को डिस्कवर किया था हुक साहब ने, रॉबर्ट हुक ने। ईयर याद है क्या भाई? ईयर तो मुझे भी नहीं याद रहता, वैसे ये वाला ईयर मुझे याद है 1664, ठीक है। इन द ईयर 1664 इन्होंने सेल की डिस्कवरी की थी। अच्छा, ये सेल्स कैसे थे? ये सेल्स कैसे थे? दे वेयर डेड सेल्स। किस चीज से डिस्कवरी की? क्या देखा था उन्होंने माइक्रोस्कोप के अंदर? कॉर्क के थिन स्लाइस को। कॉर्क कहां से आता है? ओक ट्री के बार्क से आता है। ये तो हो गई डेड सेल की डिस्कवरी। लिविंग सेल को सबसे पहली बार डिस्कवर किसने किया? ये पहला पॉइंट, ये दूसरा पॉइंट, ये पहला पॉइंट। सबसे पहली बार लिविंग सेल को किसने डिस्कवर किया? जल्दी बोल मुन्ना, जल्दी जल्दी जल्दी, टाइम नहीं है। सबसे पहली बार लिविंग सेल को डिस्कवर किया था ल्यूवेनहुक जी ने। ल्यूवेनहुक, पूरा नाम याद रखो, एंटनी वैन ल्यूवेनहुक। अरे सर, आपको स्पेलिंग भी याद है? हाँ भाई, याद हो गया, पहले मुझे भी प्रॉब्लम होती थी, अब याद है। लिविंग सेल को सबसे पहली बार डिस्कवर किया था ल्यूवेनहुक जी ने, तुम भी स्पेलिंग याद कर लेना। ओके, अगला पॉइंट, प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म, ये टर्म किसने दिया? प्रोटोप्लाज्म, ये टर्म किसने दिया? यस, जल्दी बोलो, जल्दी जल्दी। परकिंजी, परकिंजी जूनियर जी, परकिंजी, इन्होंने दिया था प्रोटोप्लाज्म ये टर्म। ये नाम भी इंपॉर्टेंट है, याद रखोगे, ठीक है। नेक्स्ट 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 नेक्स्ट, अगला पॉइंट, जल्दी जल्दी जल्दी। न्यूक्लियस, न्यूक्लियस को किसने डिस्कवर किया? न्यूक्लियस को डिस्कवर किया था सर, आपने बताया था, रॉबर्ट जैसा ही कुछ नाम याद आ रहा है हमें। रॉबर्ट ब्राउन ने डिस्कवर किया था भाई, रॉबर्ट ब्राउन, रॉबर्ट ब्राउन, ब्राउन मुंडे, ब्राउन मुंडे। तो ठीक है, न्यूक्लियस को डिस्कवर किया था रॉबर्ट ब्राउन जी ने। ईयर तुम याद कर लेना, ईयर मुझे भी याद नहीं। ओके, इसके बाद हमने क्या देखा? इसके बाद हम बेसिकली आ गए थे सेल थ्योरी पर। तो सेल थ्योरी के अंदर 3 साइंटिस्टों का नाम आता है, स्क्राइडन, स्क्वॉन, वर्च्यू। अब मैं नाम नहीं लिखने वाला हूं भाई, अब ये तुम्हें याद करना है, स्पेलिंग मुझे याद है। 3 साइंटिस्ट मैं यहां लिखूंगा सेल थ्योरी के अंदर, 3 साइंटिस्ट सेल थ्योरी, 3 साइंटिस्टों ने दी थी, 3 पॉइंट्स बताए थे सेल के बारे में, ठीक है। और वो तीनों पॉइंट्स क्या क्या थे? पहला पॉइंट था स्क्राइडन जी का, ऑल प्लांट्स आर मेड अप ऑफ सेल। दूसरा पॉइंट था स्क्वॉन जी का, जिन्होंने बताया ऑल एनिमल्स आर मेड अप ऑफ सेल्स। और तीसरा पॉइंट था रुडोल्फ वर्च्यू जी का, जिन्होंने बताया था ओमनिस सेल्यूला ई सेल्यूला, जिसका मतलब होता है कि जितने भी सेल्स होते हैं वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से आते हैं, उनसे पहले कोई सेल रहा होगा जिससे वो वाला सेल आया होगा। तो ये था सेल थ्योरी।
और ईयर क्या क्या थे, ईयर याद रख सकते हो वैसे तुम, मैंने मजाक में बोल दिया कि मुझे याद नहीं। 1838, 1839, 1855। भाई मैं मजाक कर सकता हूँ, तुम्हारे लिए मजाक पॉसिबल नहीं है, टीचर तुम्हारे साथ मजाक कर देंगे पेपर में, तुम याद कर लेना, रिस्क लेने की जरूरत नहीं है, स्कूल वाले कुछ भी पूछ सकते हैं। चलो अगला पॉइंट, अगला पॉइंट, सेल थ्योरी के बाद हमने क्या डिस्कस किया, ये हमारा पॉइंट है, ये हमारा पॉइंट है, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सेल थ्योरी के बाद हमने देखा कि सेल्स जो है वो अलग अलग शेप साइजेस के हो सकते हैं, डिफरेंस हो सकता है शेप्स के अंदर, सेल नंबर के अंदर। तो सेल नंबर के अंदर यानी कि सेल नंबर के अकॉर्डिंग हमने ऑर्गेनिजम्स को दो पार्ट में डिवाइड किया। क्या है वो दो पार्ट? पहला पार्ट था, कौन सा कलर, चलो ये ले लेता हूं। पहला पार्ट था यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, यानी कि सिंगल सेल वाले, यस, यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स। और फिर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। क्लियर है? ठीक है, तो ये लगभग आज का हमारा पूरा डिस्कशन हो गया कि हमने क्या क्या बातें डिस्कवर की। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इनके बारे में तुम डिटेल में लेक्चर के अंदर समझ चुके हो। इन सारी इंफॉर्मेशन को तुम याद रखने की कोशिश करोगे। यूनिसेल्युलर के बहुत सारे एग्जांपल्स एनसीईआरटी के अंदर गिवन है, तो ये तुम्हारा होमवर्क होगा कि तुम उन एग्जांपल्स को ढूंढो, सर्च करो और उन्हें याद कर लो। लाइकवाइज मल्टी सेलुलर के तो बहुत सारे एग्जाम्पल्स तुम्हें याद होंगे भी पहले से। एक और होमवर्क मैं तुम्हें यहां दे देता हूं, बहुत ही छोटा सा बट इंटरेस्टिंग सा होमवर्क है। तुम्हें फाइंड करके आना है, किस कलर से लिखूं, चलो ऑरेंज। होमवर्क तुम्हारे लिए एक छोटा सा प्यारा सा नन्हा सा होमवर्क है। तुम पता लगा कर आओगे स्मॉलेस्ट सेल कौन सा है। ठीक है, सारे ऑर्गेनिजम्स को एक साथ रखकर सभी में स्मॉलेस्ट सेल हम किसे मानते हैं, सबसे स्मॉलेस्ट सेल, और लार्जेस्ट सेल हम किसे मानते हैं। ये ह्यूमंस के लिए नहीं है, ठीक है, इसमें केवल ह्यूमंस को काउंट करके मत आ जाना। ये सारे ऑर्गेनिजम्स को एक साथ रखने पर हम स्मॉलेस्ट सेल किसे कहते हैं और लार्जेस्ट सेल किसे कहते हैं, इसे तुम फाइंड करके आना। आंसर मैं तुम्हारे साथ नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करूंगा ही, बट ये तुम्हारा एक छोटा सा होमवर्क होने वाला है। इसके अलावा तुम चैप्टर को रिवाइज करो, इस लेक्चर को रिवाइज करो। आज के लेक्चर में फिलहाल इतना ही, हम मिलेंगे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए सभी को महादेव।